3 डिकेड्स हो चुके थे जब मॉन्स्टर्स पहली बार आए थे, लेकिन आज के टाइम में मॉन्स्टर्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि जो लोग सुपर पावर्स से ब्लेस्ड थे उन्होंने उनको हैंडल कर लिया। इसी के साथ एक इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था हंटर लीग। हमारा हीरो स्टेडियम के अंदर एंटर करता है। क्राउड पागल हो रखी है, गुस्सा और एक्साइटमेंट से भरी हुई। वो अपनी गन लोड करता है और प्रोजेक्टर्स की रोशनी उसके चश्मे पर पड़ रही होती है। वो एक टॉप टियर प्लेयर था, ये सब जानते थे, पर फिर भी पिछले समर डुबिक का फुल परफॉर्मेंस और चांगह्योन का क्वालिफिकेशन क्लियर ना कर पाना, इसी वजह से उसकी सारी बड़ी अचीवमेंट्स जैसे अचानक लोग भूल गए हों। सिर्फ 2 छोटी सी बातों की वजह से ये सब सोचकर हीरो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गुस्से के झटके में वो अपना फोन फेंक देता है। ये सब उस आदमी के सामने होता है जो उसके बिल्कुल फेस टू फेस बैठा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी चांगह्योन से बात करता है और बोलता है कि शायद उसका प्रोफेशनल करियर अब एंड हो चुका है। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो आदमी बोलता है कि वो चाहता है चांगह्योन गेमिंग से रिटायर हो जाए और बिजनेस पर फोकस करे। फिर उसे उसकी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस भी याद दिलाता है। ये सुनते ही टूटा हुआ चांगह्योन सोचने लगता है कि काश उसे सीधा टीम से फायर ही कर दिया होता। उसे पता था कि एक दिन रिटायरमेंट आनी ही है, उसकी शार्प स्किल्स यूथ के साथ धीरे धीरे फेड हो जाएंगी। पर उसके ऊपर से अपने ही मैनेजर से ये सुनना कि वो टीम का बस एक पावरलेस फेस बन जाए, वो टीम जिसे वो अकेला इतने टाइम से विक्ट्री दिला रहा था, ये एक बड़ा स्कैंडल था। गुस्से से भरा चांगह्योन टेबल को लात मार देता है, जिससे मैनेजर डर जाता है। फिर वो बोलता है कि बस अब ये कन्वर्सेशन खत्म और वहां से निकलने लगता है। इस पे मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि उससे थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, इस एटीट्यूड की वजह से ही फैंस उसकी टीम छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब मैनेजर ये बोल देता है कि उसे अफसोस है कि उसने चांगह्योन जैसे बंदे को कुछ बनाया, तो चांगह्योन वहीं जम जाता है। वो पलटकर गुस्से में मैनेजर की तरफ बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। चांगह्योन उसे याद दिलाता है कि उसी की वजह से उनकी इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी सक्सेस मिली थी। फिर उसे अफसोस होता है कि एक टाइम पर वो मैनेजर के कहने पर फुल ब्लूम मुलेट स्किल एक्टिवेट करने के लिए मान गया था। इस स्किल की पावर टाइम के साथ बढ़ती थी और यूजर को बड़ी पावर अनलॉक करने देती थी, लेकिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद ग्रोथ रुक जाती थी। बिजनेसमैन बोलता है कि उसने बस वही किया जो उसे चांगह्योन के लिए बेस्ट लगा। ये सुनकर चांगह्योन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का दे देता है। मैनेजर डर के मारे कांपने लगता है। प्रोटैगनिस्ट को अच्छी तरह पता था कि उसकी जिंदगी के दुख का रीजन वही मैनेजर था, पर वो ये भी जानता था कि उसे पीठ देने से पास्ट की गलतियां ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह एक टॉप टियर गेमर बिल्कुल रॉक बॉटम पर आ चुका था। ये उसके शानदार करियर का एंड था। अब वो और पावरफुल नहीं हो सकता था। उसके पास हाई रैंक स्किल्स का डिसेंट आर्सेनल था, फिर भी उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, बूढ़ा होना। ऊपर से वो स्किल जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गई थी, उसकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक चुकी थी। चांगह्योन सोचने लगता है कि क्या जिंदगी का अब कोई मतलब भी बचा है। रोड क्रॉस करते हुए उसके दिमाग में आता है कि क्या मौत ही असल में एक डिलीवरेंस होती। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उसके सामने आ जाता है। चांगह्योन सोचता है कि अगर उसकी लाइफ का कोई मीनिंग था भी तो शायद वो जीने लायक नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट अब होने ही वाला था। और फिर भयानक हादसा होता है। ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर रोड के साइड क्रैश करता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इसी बीच हीरो खुद को बुरी तरह इंजर्ड पाता है। उसके कपड़ों में आग लगी होती है और वो जमीन पर गिरा होता है। इस हाल में उसे अपनी रीसेंट सोच पर दोबारा सोचना पड़ता है। वो समझता है कि वो अभी भी लड़ना चाहता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। चांगह्योन फिर से चाहता है कि स्टेज पर जीत के बाद क्राउड उसका नाम ले। वो अपनी टीम के साथ वो खुश मोमेंट्स दोबारा जीना चाहता है, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो मौत के बिल्कुल करीब था। ये सोचते हुए कि वो अपनी जिंदगी बिना शर्म के जीना चाहता था। ये एक्सीडेंट ये उस लेजेंडरी प्लेयर की पहली जिंदगी की आखिरी याद थी। अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट को कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि वो अचानक अपने रूम में था। एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो तुरंत मिरर की तरफ भागा। वहां जाके उसने देखा कि वो अब अपने मिडिल स्कूल वाले पुराने फॉर्म में आ चुका था। तभी एक औरत ने डोर खोला और चांगह्योन से पूछा कि क्या वो रेडी है। हीरो और ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसकी माँ भी यंग दिख रही थी, बिल्कुल पहले जैसी। माँ ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं, और चांगह्योन ने जल्दी से बात को टाल दिया। तब चांगह्योन को समझ आ गया कि वो पास्ट में रिवाइंड हो चुका है। ये रियलाइज होते ही बंदा खुशी से भर गया। उसे अपने ग्लोरी डेज दोबारा जीने का चांस मिल गया था। इस बार वो वही गलतियां रिपीट नहीं करेगा। हंटर बनने का टैलेंट फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करके डिसाइड होता था, जो हाईटेक मशीन से मेजर किया जाता था। लेकिन वो एडवांस्ड मशीन्स अभी तक अवेकनर स्किल्स का एग्जैक्ट नेचर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। इसी वजह से अवेकनर्स को खुद स्पेल्स के बारे में सोचना पड़ता था और उनको यूज करने का तरीका निकालना पड़ता था। लेकिन हमारा हीरो इस टेंशन से बचा हुआ था, क्योंकि उसके पास ऑल सीइंग आई थी। उस रात हीरो बेड पर लेटा और अपनी सिस्टम विंडो चेक करता है। उसका फुल ब्लूम स्किल रैंक ए पर रिग्रेस हो चुका था, बिल्कुल जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था। चांगह्योन इस बात से ज्यादा वरिड नहीं था, क्योंकि स्किल्स को ट्रेन किया जा सकता था और इक्विपमेंट दोबारा खरीदी जा सकती थी। उसकी मेन टेंशन ये थी कि उसे अपने कमजोर बॉडी और लो रैंक स्किल्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तभी उसने किसी की बहस सुनी। एक आदमी कह रहा था कि हीरो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसकी माँ मना कर रही थी, बोल रही थी कि वो अभी बहुत छोटा है। इसी वजह से आदमी ने 1 साल का ट्रायल मांगा। माँ ने कहा कि 1 साल बहुत ज्यादा है,
क्योंकि इतने टाइम में अगर बेटा पढ़ाई पर ध्यान न दे पाया तो वो फेल हो सकता है, एक ऐसे सपने के लिए जो शायद कभी पूरा ही ना हो। ये सुन के प्रोटोगोनिस्ट को याद आया कि पहले भी उसकी माँ उसके हंटर बनने के ड्रीम के खिलाफ थी। वो समझ गया कि उसके पास माँ से लड़ने का टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि बहस के एक साइड ने कहा था कि 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को समझ आया कि माँ सही कह रही है। 1 साल में एक हंटर बहुत सारे मैचेस खेल सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और स्किल्स अपग्रेड कर सकता है। उसने सोचा कि अगर उसने पहले स्टार्ट किया होता तो शायद उसका फुल ब्लूम बी रैंक तक पहुंच जाता और उसका गेमिंग करियर बिल्कुल अलग डायरेक्शन ले लेता। इसी सोच के साथ वो सीधा बीच में घुस जाता है और बोलता है कि उसे सिर्फ 6 महीने चाहिए अपनी माँ को प्रूव करने के लिए। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। माँ थोड़ी परेशान हो जाती है जबकि आदमी के चेहरे पर थोड़ी रिलीफ आ जाती है। चांगह्योन क्लियरली बोलता है कि वो अपना टैलेंट माँ को दिखा के रहेगा। फिर हीरो को एक और शॉक मिलता है, उसे ट्रेनिंग रूम में एंट्री डिनाई कर दी जाती है। लेडी एक्सप्लेन करती है कि माइनर्स को फैसिलिटी यूज करने के लिए गार्जियन की परमिशन चाहिए होती है। ये डिटेल हीरो के दिमाग से निकल गई थी क्योंकि पहले वो 18 से ऊपर था और एक पूरी जिंदगी जी चुका था। ये सोचकर वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो आज ट्रेन नहीं कर सकता। जैसे ही वो कोई सोल्यूशन पूछने वाला होता है, किसी ने उसके शोल्डर पर टैप किया। चांगह्योन पलट के देखता है तो एक चीयरफुल सा यंग बंदा खड़ा होता है। वो उसे पहचान लेता है, दोजुन किम। दोजुन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से दोजुन एक क्लोज रेंज हंटर था जिसका लाइफ काफी ईजी थी क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन का एलीट था और प्रोस से कनेक्टेड था, भले ही वो नंबर 1 ना हो। लेकिन इस टाइम पीरियड में दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होने चाहिए थे, इसलिए हीरो बोलता है कि वो उसे जानता ही नहीं। इस पर दोजुन खुद इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि उनकी क्लासेस पास हैं और वो स्कूल में एक वेल नोन अवेकनर है। लेकिन जब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने उसका नाम तक नहीं सुना तो दोजुन बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो सिचुएशन एक्सेप्ट करता है और पूछता है कि क्या चांगह्योन हंटर यूथ क्लब ज्वाइन करने आया है। चांगह्योन जवाब देता है कि वो ट्रेनिंग रूम के लिए आया है जहां गार्जियन की जरूरत होती है। दोजुन किम बोलता है कि दोजुन के पास अथॉरिटी थी कि वो हीरो को एक्सेस दिलवा सके। वो अकादमी यूथ क्लब का मेंबर था। ये बात चांगह्योन को पहले पता ही नहीं थी। तब हीरो को समझ आया कि हर चीज की एक प्राइस होती है, क्योंकि दोजुन ने कंडीशन रखी कि वो उसकी ट्रेनिंग देखना चाहता है। थोड़ा इनकन्वीनियंस था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने मान लिया क्योंकि वैसे भी कोई रियल रिस्क नहीं था। इतना कहने के बाद लेडी ने उसे ट्रेनिंग रूम 3 यूज करने को बोला क्योंकि यूथ क्लब के एक मेंबर ने उसका गार्जियन बनने के लिए हाँ कर दी थी। थोड़ी देर बाद दोजुन बोलता है कि उसे देख के सरप्राइज हो रहा है कि स्कूल में उसके अलावा भी कोई हंटर बनना चाहता है। ये सुन के चांगह्योन शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी की बात कर रहा था। दोजुन किम फिर से बताता है कि वो हंटर यूथ क्लब का पार्ट है, लेकिन वहां एडजस्ट करना मुश्किल था क्योंकि बाकी मेंबर्स काफी बड़े और अननोन थे। फिर वो हीरो से पूछता है कि वो ऐसी ट्रेनिंग रूम क्यों यूज कर रहा है जहां यूजुअली कोई जाता ही नहीं। चांगह्योन एक्सप्लेन करता है कि शायद सब लोग हंटर लीग के पीछे इतना ऑब्सेस्ड हैं इसलिए। चांगह्योन फिर उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसका नॉर्मल ट्रेनिंग देखना और उसके स्किल्स टेस्ट होते हुए देखना चाहता है। दोजुन केम हेल्प ऑफर करता है तो प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये बंदा अटेंशन का भूखा है, पर फिर भी वो अग्री नहीं कर पाता क्योंकि टेक्निकली वो रीइंकॉर्नेशन था और एज में उस मिडिल स्कूलर से काफी बड़ा था। सब सेट हो जाता है, ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम होता है और शुरू होते ही एक तेज रोशनी चमकती है जो दोजुन किम को ऑलमोस्ट अंधा कर देती है। उसके बाद हीरो का बुलाया हुआ टैंकर क्लोन अपीयर होता है। अगर रियल लाइफ को वीडियो गेम से कंपेयर करें तो ये एक ट्रेनिंग यूनिट जैसा होता, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। जैसे ही उसने अपनी बड़ी शील्ड निकाली, पता चला कि इसका डिफेंस इतना सॉलिड है कि डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोजुन को लगा ट्रेनिंग गलत प्रोग्राम हो गई है। वो सजेस्ट करता है कि कोई नॉर्मल क्लोन यूज करो क्योंकि टैंकर को तो स्क्रैच भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना वेपन समन करता है और बोलता है कि दोजुन बकवास कर रहा है, ट्रेनिंग डमी का ड्यूरेबल होना ही नॉर्मल बात है। चांगह्योन फिर एक वाइल्ड स्माइल के साथ हिंट देता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ दोजुन के लिए अनस्क्रैचेबल है। किसी भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल को तोड़ने का सबसे ईजी तरीका होता है उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से मारो, लेकिन अभी हीरो के लिए ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसके पास बस एक ही ऑप्शन था टैंकर को गिराने का, उसके जॉइंट्स पर अटैक करना। और फिर चांगह्योन अपना पहला स्पीयर थ्रस्ट करता है और टैंकर क्लोन को हिट कर देता है। ये देख के हीरो खुश हो जाता है क्योंकि उसका अपने बॉडी पे कंट्रोल अभी भी सॉलिड था। फिर वो अपनी ऑल सीइंग आई यूज करता है ताकि ट्रेनिंग डमी के वीक स्पॉट्स लोकेट कर सके। थोड़ी देर फोकस करने के बाद चांगह्योन वर्चुअल मॉन्स्टर पर चार्ज करता है। वो पहले उसका आर्म कट करता है, फिर वेस्ट पर स्लैश करता है और फाइनली लास्ट ब्लो देता है। इसी तरह जो ट्रेनिंग डमी स्क्रैच भी नहीं होता था वो टुकड़ों में गिर जाता है। ये यंग स्पीयरमैन की क्लियर विक्ट्री थी। उसकी शॉकिंग परफॉर्मेंस देखकर चांगह्योन को अफसोस होता है कि उसने ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड नहीं की। दोजुन किम बोलता है कि हीरो जीत गया क्योंकि उसने टैंकर का डिफेंस मिनिमम कर दिया था, वरना स्पेशल वेपन चाहिए होता।
लेजेंडरी प्लेयर समझ जाता है कि मिडिल स्कूलर ने जो समझा नहीं उसके लिए खुद का एक्सप्लेनेशन बना लिया। दोजुन किम कहता है कि हीरो जो क्लियरली स्पीयरमैनशिप में स्पेशलाइज लगता है यूथ क्लब के लायक है, वो ये भी बोलता है कि अब वो खुद ट्रेनिंग डमी पे ट्राई करेगा। चांग ह्यून डिसाइड करता है कि वो उसे ज्यादा ज्ञान नहीं देगा, वक्त के साथ खुद समझ आ जाएगा कि ये कितना टफ है। उसी रात फैसिलिटी में दोजुन किम थका हुआ और कंफ्यूज्ड होता है ये सोचते हुए कि उसने चांग ह्यून के एग्जैक्ट मूवमेंट्स कॉपी किए थे। जब उसने ट्रेनिंग डमी का सामना किया उसने मॉन्स्टर का डिफेंस मिनिमम कर दिया, लेकिन फिर भी वो और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि क्लोन हर अटैक के टाइम उसकी तरफ चार्ज करता है, फिर भी स्क्रैच तक नहीं होता। उसी रात फैसिलिटी में ट्रेनिंग चल ही रही होती है। मिडिल स्कूलर सोचता है कि शायद उसने ट्रेनिंग गलत प्रोग्राम कर दी है, तभी अचानक कोई उसका नाम लेता है। क्लब का एक सीनियर प्रॉपर वेलकम मांगता है तो दोजुन किम रिस्पेक्टफुली जिजू को बो करता है। तब जिजू नोटिस करता है कि दोजुन टैंकर क्लोन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दोजुन एक्सप्लेन करता है कि वो ट्रेनिंग से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहता है। इस पर जीसू उसे कॉल आउट करता है और बोलता है कि ऐसे ट्रेनिंग डमी के साथ वार्म अप करना बेकार है। वो क्लियर बोल देता है कि चाहे डिफेंस मिनिमम पर भी सेट हो दोजुन उससे कभी डैमेज नहीं कर पाएगा। ये सुन के दोजुन किम अपनी ही वीकनेस से और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बाद में ट्रेन में बैठकर हीरो सोचता है कि उसमें अभी कितनी स्ट्रेंथ की कमी है। जनरल पर्पस हंटर सेंटर अवेकनर्स को सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग फैसिलिटीज देता है। अकेला होते ही हीरो हंटर लीग के मॉन्स्टर्स और ए स्पॉटिंग पार्टनर फीचर पर ट्राई करता है। तब उसे समझ आता है कि उससे और पावर चाहिए क्योंकि उसकी ऑल सीइंग आई सिर्फ बी रैंक की थी जो पावरफुल अटैक्स यूज करने से रोक रही थी। उसकी फिजिकल एबिलिटी बस 1 फीट न्यूकमर से थोड़ी सी बेटर थी, इसलिए हीरो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रॉपर वर्कआउट करेगा। वो सोचता है कि उसकी रिकवरी फास्ट है थैंक्स टू फुल ब्लूम। चांग ह्योन को अच्छी तरह पता था कि प्रैक्टिस ही उसका इकलौता रास्ता है पावर गेन करने का, क्योंकि हंटर सेंटर के ट्रेनिंग रूम के लिए गार्जियन अप्रूवल चाहिए होती थी जो काफ़ी इनकन्वीनियंट था। इसी वजह से वो अपना स्मार्टफोन उठाता है और ऐसी जगह सर्च करने लगता है जहां वो अकेले प्रैक्टिस कर सके। तभी अचानक दोजुन किम का कॉल आता है। दोजुन सीधा पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग जाने वाला है। ये सुन के चांग ह्यून थोड़ा इंट्रीग्ड होता है। फिर दोजुन डिनर ट्रीट ऑफर करता है। थोड़ी देर बाद सिटी के बेस्ट हैंगओवर सूप वाले रेस्टोरेंट में दोजुन किम अपने स्कूलमेट को वेव करता है जो अभी अभी आया होता है। चांग ह्यून बोलता है कि बंदा काफ़ी लोडेड लगता है और दोजुन तुरंत मान लेता है। उसके अकॉर्डिंग अगर बैकग्राउंड रिच हो तो हंटर बनने का रास्ता काफ़ी ईजी हो जाता है। हीरो भी इस बात से मना नहीं कर पाता क्योंकि इक्विपमेंट और टेस्ट्स दोनों ही महंगे होते हैं। फिर भी चांग ह्यून नोटिस करता है कि सामने बैठा मिडिल स्कूलर बिल्कुल उस बंदे जैसा है जिसे वो अपनी पहली जिंदगी में जानता था, हमेशा अटेंशन का भूखा। इसलिए हीरो बोलता है सीधा पॉइंट पे आ। दोजुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो चांग ह्यून बोलता है कि आज का इन्विटेशन शायद पीटी की वजह से है। दोजुन डिनाई करता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है, उससे बस हीरो से कुछ पूछना था। चांग ह्यून वेटर को बुला लेता है क्योंकि उसे पहले ही गैस हो गया होता है कि दोजुन को ट्रेनिंग डमी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। दोजुन एक्सप्लेन करता है कि उसने प्रोडिजी के एग्जैक्ट मूवमेंट्स कॉपी किए, फिर भी टैंकर क्लोन को गिरा नहीं पाया, इसलिए वो एडवाइस मांगना चाहता था। पर बीच में ही वो रुक जाता है और नीचे देखने लगता है जैसे कुछ नोटिस हो गया हो। ये देखकर हीरो भी क्यूरियस हो जाता है और पलट के देखता है। तभी 3 यंग बंदे रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं जिनके कपड़े दोजुन जैसे ही होते हैं, मतलब वो सेम टीम के लोग थे। वो लोग दोजुन की बुराई करते हुए अंदर आते हैं। मिडिल स्कूलर को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था टैंकर क्लोन को बीट करने की कोशिश पर। जिजू बताता है कि उसने दोजुन से पूछा था कि वो ऐसी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है और दोजुन ने कहा था कि उसके एक दोस्त ने टैंकर क्लोन को गिरा दिया था, लेकिन जिजू ने उस पर यकीन नहीं किया। जब मौकरी और बढ़ती जाती है, प्रोटैगोनिस्ट को समझ आ जाता है कि ये सीनियर्स ही दोजुन किम की ग्रोथ के बीच में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो इंटरवीन करने का डिसीजन लेता है और जोर से बोलता है कि टैंकर क्लोन को गिराने के लिए सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती और अगर सही मेथड यूज़ किया जाए तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर प्रोटैगोनिस्ट अपने दोस्त की तारीफ करते हुए बोलता है कि इतना पावरफुल अपोनेंट गिराने की कोशिश करना जब बाकी सब बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, उन सबको और ज़्यादा चुप गया। असल में बात ये थी कि वो खुद इतने वीक थे कि कर ही नहीं पाए और इसी बात ने जिजू को पूरा ट्रिगर कर दिया। जैसे ही वो अकादमी और अपनी पोजीशन के बारे में बोलने लगा वो खड़ा हो गया। दोजुन किम ने टाइम पर अपने दोस्त को चुप करवाना चाहा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जिजू ने अपना पैर सीधा टेबल पर रख दिया और अपने टीममेट को चुप रहने का इशारा किया। फिर वो सीधा चांग ह्योन पर चढ़ गया, बोलता है कि वो उनकी बुराई कर रहा है और क्लेम करता है कि उस जैसा अवेकनर एक ही अटैक में उसे मार सकता है। उसने चांग ह्योन को 3 सेकंड दिए, जो करना है कर ले कहते हुए। ये सब देखकर चांग ह्योन को अजीब भी लगा और गुस्सा भी आया क्योंकि जिजू बिल्कुल मूवीज के टिपिकल गुंडे जैसा एक्ट कर रहा था। हीरो को समझ आ गया कि अब डिनर का ट्रीट गया तो वो खड़ा हुआ और बिना ज्यादा सोचे कैजुअली जिजू के मुंह पर पंच मार दिया, जिससे उसके दोनों दोस्त बिल्कुल शॉक हो गए और तुरंत उसे संभालने के लिए भागे।
चांगह्योन अपने आप से सोचता है कि उसने टाइम लिमिट का सही यूज किया, क्योंकि वो हमेशा पहला हिट लेने पर ही फोकस करता था। पंच लगते ही जिजू और ज्यादा भड़क गया। चांगह्योन कामली बोलता है कि भले ही वो उसके दोस्तों का टीममेट हो, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसे बेकार में इन्वॉल्व ना करे। गुस्से में जीजू हीरो पर हाथ चलाता है, लेकिन चांगह्योन ईजिली डॉस कर लेता है। उसे याद आता है कैसे जीजू अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि उसका एक अटैक काफी है, तो वो टॉन्ट करता है कि पहले अटैक कनेक्ट तो हो। ये सुन के जिजू और आग बबूला हो जाता है। वो दोबारा पंच मारता है, लेकिन हीरो उसे डिफ्लेक्ट करके तुरंत लेफ्ट जैब से काउंटर कर देता है। जब जीजू को समझ आ जाता है कि हैंड टू हैंड फाइट में वो जीत नहीं सकता, तो वो अपना माना गैदर करना शुरू कर देता है। चांगह्योन की ऑल सीइंग आई तुरंत डेंजर सेंस कर लेती है और लास्ट मोमेंट पर वो जंप करके साइड हो जाता है। जहां वो खड़ा था वहां जमीन टूटकर बिखर जाती है। फ्लोर का हाल देख के हीरो समझ जाता है कि सामने वाला ग्रेविटी बेंडर है और वो लोगों के बीच होने के बावजूद अपनी स्किल्स यूज कर रहा है। ये देखकर दोजुन किम तुरंत आसपास के लोगों को हटाने लगता है। जिजू दोबारा एनर्जी रिलीज करता है और एक और ग्रेविटी अटैक छोड़ता है, जिसे चांगह्योन फिर लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है, वरना एक उड़ता हुआ टेबल उसे क्रश कर देता। चांगह्योन चाहता था कि बात इतनी आगे न बढ़े, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो फॉर्मली बोलता है कि जिजू का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन जिजू उल्टा जवाब देता है और एक और अटैक कर देता है, जो हीरो फिर से डॉस कर लेता है। अब चांगह्योन एक टफ स्पॉट में था। उसकी आंखें उसे अटैक से बचा रही थी, लेकिन वो जिजू के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जमीन पर पड़ी एक प्लेट उठाता है और पूरी ताकत से जिजू की तरफ फेंक देता है। जिजू मुस्कुराता है और ग्रेविटी मैनिपुलेशन से प्लेट को हवा में ही रोक लेता है, फिर उसे नीचे गिरा देता है। बोलता है कि ऐसी चीप ट्रिक्स उस पर काम नहीं करती, लेकिन अगले ही सेकंड एक और प्लेट सीधा उसके मुंह पे लगती है। चांगह्योन बिना रुके प्लेट्स फेंकता रहता है और बोलता है कि अगर इतना ही स्ट्रांग है तो इन्हें डॉस करके दिखा। धीरे धीरे जिजू ओवरवेल्म हो जाता है। चांगह्योन को याद आता है कि हर स्किल का एक कूलडाउन होता है और जब उसे इग्नोर किया जाता है तो नतीजा खराब होता है। कुछ ही पलों में जिजू का हाथ कांपने लगता है। वो अब ग्रेविटी यूज ही नहीं कर पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांगह्योन एक और प्लेट सीधा उसके सर पर दे मारता है, जब वो बिल्कुल डिफेंसलेस खड़ा होता है। हीरो की चालाकी और दिमाग लगाने वाली फाइटिंग ने जिजू को पूरा इरिटेट कर दिया था। तभी अचानक जिजू को लगा कि हीरो उसकी नजरों से गायब हो गया है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही किसी ने जोर से हेड्स चिल्लाया। लड़का पैनिक हो गया और कंफ्यूज होते हुए अपना सर कवर कर लेता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आवाज आ कहां से रही है। और तभी बैम, चांगह्योन का पंच सीधा उस पर लगता है। जिजू गुस्से में चिल्लाता है कि उसने पेट पर अटैक एक्सपेक्ट किया था, सर पर क्यों मारा। लेकिन चांगह्योन फिर से जोर से हेड्स बोलता है। ये सुन के जिजू और कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि अब नेक्स्ट अटैक क्या होगा। वो अपना पेट कवर कर लेता है, ये सोचकर कि हीरो वहीं मारेगा, लेकिन चांगह्योन सीधा सर पर पंच मार देता है। हीरो बार बार हेड्स चिल्लाता रहता है और अपनी लेफ्ट फिस्ट जिजू के चेहरे पर जमाता जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जिजू बेहोश हो जाता है और हीरो फाइनली बीट डाउन रोक देता है। तभी एक चीज चांगह्योन का ध्यान खींच लेती है और वो थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। रेस्टोरेंट का हाल देखकर वो खुद से बोलता है कि जगह इतनी ज्यादा तबाह उसकी वजह से नहीं हुई। हाँ, पहला पंच उसने ही मारा था, लेकिन उससे एक स्क्रैच भी नहीं आई, जबकि सामने वाला बंदा बुरी तरह पिटा हुआ और बेहोश पड़ा था। चांगह्योन तुरंत दिमाग लगाता है, क्योंकि जिजू के दोनों दोस्त और उसका अपना साथी वहां से जा चुके थे। तभी अचानक पुलिस आ जाती है, जो हीरो को थोड़ा पैनिक करा देती है। अब सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है। वो अपना चेहरा थोड़ा गंदा करता है, बुली को उठाता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। जिजू आंखें खोलता है और देखता है कि बिगनर जमीन पर आंखें बंद करके पड़ा है, जैसे वो खुद पीटा गया हो। जिजू बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी गुस्से में सोचता है कि वो बदला लेगा। तभी पुलिस के साथ दोजुन किम आ जाता है और ऑफिसर को पूरी सिचुएशन दिखाता है। जिजू को तुरंत समझ आ जाता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है, जब उसका सपोजली हारा हुआ अपोनेंट दया की भीख मांगता हुआ एक्ट करता है। ऑफिसर तुरंत स्टन गन निकालता है और जिजू को अरेस्ट कर लेता है। ये देखकर चांगह्योन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली पुलिस को चक्कर दे दिया था और खुद किसी ट्रबल में नहीं फंसा। उसे ये भी पता था कि जिजू कभी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे शर्म आएगी ये मानने में कि वो उससे हार गया, और अगर बोल भी दे तो क्राइम सीन की हालत उसके ही खिलाफ जा रही थी। बाद में ट्रेनिंग सेंटर पर कोई जिजू के बारे में बात कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं दोजुन किम होता है। वो बताता है कि जिजू को पूरी टीम से डांट पड़ी है और अफवाह है कि उसे क्लब से निकाल भी दिया जा सकता है। ये सुन के हीरो को काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि इनजस्टिस अवॉइड हो गई थी। दोजुन पूछता है कि क्या वो थोड़ा रेस्ट लेगा, लेकिन चांगह्योन तुरंत एक और क्लोन समन कर देता है और बोलता है कि वो ऐसी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेहनत के सामने सीधा खड़ा रहता है, जबकि उसका दोस्त बस सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है। चांगह्योन अपना वेपन मजबूती से पकड़ता है और सोचता है कि फुल ब्लूम एक बड़ी अचीवमेंट पर नया टैलेंट देता है। इसका मतलब था कि उसे एक नई स्किल मिल चुकी है। ये सोच के वो मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है, हवा में जंप लगाता है और जोर से चिल्लाता है हेड्स। ये नया अवेकन टैलेंट, जिसका नाम कॉलिंग योर अटैक था,
हीरो को अलाउ करता था कि वो किसी रैंडम स्किल या टारगेट का नाम चिल्लाए और अपने अटैक को एनहांस करे। इस पावर के साथ चांगह्योन सीधा क्लोन का सर चीर देता है और जीत उसकी हो जाती है। दोजुन शॉक में रह जाता है, जबकि हीरो सोचता है कि उसे अभी भी अजीब लग रहा है कि एक बुली को गिराना भी अचीवमेंट माना जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास ये स्किल थी ही नहीं। ये अजीब सी पावर जो उसे टारगेट का नाम चिल्लाने पर मजबूर करती है, उसे बाकी लोगों के सामने थोड़ा वियर्ड जरूर बना देगी। उसी रात डिनर के टाइम बताया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट हंटर सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए जाने वाला है। वो अपने पेरेंट्स को कन्फर्म करता है और बोलता है कि वो उन्हें अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि वो कर सकता है। आखिरकार चांगह्योन ने हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए रजिस्टर कर दिया, एक रियलिटी शो जो फ्यूचर के हंटर्स को ढूंढता और ट्रेन करता है। माँ थोड़ी टेंशन में थी, बोली कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि ये डिवीजन्स में होता है। पापा ने बोला रिस्क लेना चाहिए, जिस पर माँ ने उनको याद दिलाया कि पहले उन्होंने भी ऐसा ही रिस्क लिया था और बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था। इस बात पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया बिल्कुल बेटे के सामने। तब चांगह्योन ने कामली समझाया कि अगर वो जीत गया तो उसे कस्टम मेड वेपन, काफ़ी ज़्यादा कैश और या तो अकाडमी एडमिशन या फिर डिवीज़न 3 टीम एंट्री मिलेगी। माँ बोली ये सब सुनने में अच्छा है, पर शो वैसे भी काफ़ी ब्रूटल होगा। इस पर चांगह्योन हंसते हुए बोला कि वो पूरी जान लगा देगा। ये सुन के दोनों पेरेंट्स थोड़े शॉक्ड हुए, पर एंड में मान गए। माँ ने बस इतना कहा कि अगर वो जीत न पाए तो शॉक नहीं होना चाहिए। हीरो को ऑलरेडी पता था कंपटीशन कितना खतरनाक होगा, क्योंकि ये शो नेशनल लेवल पर हंटर लीग के बेस्ट न्यूकमर्स सेलेक्ट करता था। इसी वजह से काफ़ी अनफेयर चीज़ें भी होती थीं, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने पेरेंट्स को टेंशन में नहीं देखना चाहता था। पिछली लाइफ में वो ऑलरेडी बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत चुका था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि सिर्फ न्यूबीज़ को हराना कोई बड़ी बात नहीं। फिर सीन आता है जहां चांगह्योन दोनों हाथों में गन्स पकड़ के 3 मिनट क्लोन टेस्ट देता है हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन का, और ऑब्वियसली बिना किसी दिक्कत के क्लियर कर लेता है। उसी टाइम कहीं और 3 लोग टेबल पर बैठे हुए एप्लीकेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। जज ओरोजो ने मिनसुक से पूछा कि जब वो पहले जज बनना ही नहीं चाहता था तो अब क्यों आया। मिनसुक ने बोला कि इंटरनेशनल सक्सेस के बाद भी वो अपने देश पर फोकस करना चाहता है और किसी टैलेंटेड एमेच्योर को खुद ढूंढना चाहता है। तीसरे जज सुयाक मिन ने बोला कि अगर बंदा सच में इतना टैलेंटेड है तो प्रो लीग्स में होना चाहिए एकेडमी, वैसे भी अच्छे एमेच्योर्स निकाल देती है। इस पर मिनसुक ली ने कहा कि असली टैलेंट अक्सर थोड़ा अजीब होता है और सही गाइडेंस मिले तो वही लोग चमकते हैं। ओरोजो ने कहा कि उन्हें लीग नहीं कंटेस्टेंट्स पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर कभी ईथन जैसा कोई दिखा तो शायद ओपिनियन बदल जाए, पर फिलहाल वोटिंग पावर सबकी सेम है। घर पर चांगह्योन ने जब टीवी शो का साइट ओपन किया तो पढ़ा कि ये प्रोग्राम फ्यूचर हंटर लीग्स को शेप करने वाले प्लेयर्स ढूंढ रहा है, पर उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि पहला ऑडिशन रिटेन टेस्ट था। क्वेश्चंस देख के उसे लगा ये तो पूरा एकेडमिक्स वालों के लिए है। पहला सवाल था हंटिंग करियर से पहले का ऑक्यूपेशन, उसने लिख दिया कोई नहीं। दूसरा सवाल था ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टाइल, उसने सीधा लिखा कि वो लीड लेता है और बाकी लोगों को फॉलो करवाता है। थोड़ा पानी पिया और आगे बढ़ा। उसे लगा था ऑडिशंस इजी होंगे, पर रिटेन टेस्ट काफ़ी टफ निकला। वो सोच रहा था प्रैक्टिकल टेस्ट में कवर हो जाएगा, तभी उसे एक अजीब चीज़ दिखी। थर्ड पार्ट के लिए एक लिंक था। जैसे ही उसने क्लिक किया वो अचानक एक अलग स्पेस में ट्रांसफर हो गया। तब उसे समझ आया कि हंटर के स्किल्स उसकी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। अब उसे 3 मिनट्स में क्लोन वेव्स को हराना था और स्केल के हिसाब से उसका वेपन उसकी इमेजिनेशन से बनने वाला था। ये सोच के बंदा हल्का सा मुस्कुरा दिया। चांगह्योन ने अपने लिए क्राफ्टेड ज्वेल पिस्टल्स बना लिए और प्रैक्टिकल टेस्ट का आइडिया उसे काफ़ी पसंद आया। पिछली लाइफ में उसके फेवरेट वेपन्स हमेशा डुअल गन्स ही थे, जिनमें वो अपनी अर्केन पावर भरता था। पर इस टेस्ट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। ये बात उसे पहले ही समझ आ गई। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने वाला था, हीरो ने तुरंत अपनी ऑल सीइंग आई एक्टिवेट कर ली। तब पहली वेव के क्लोन्स अपीयर हुए। ये टैंकर क्लोन्स से काफ़ी वीक थे और टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो गया। चांगह्योन ने बिना टाइम वेस्ट किए दोनों गन्स एम की और फुल स्पीड में फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक के बाद एक क्लोन गिरते चले गए। पर उधर जजेस में से कुछ लोगों को ये काफ़ी स्कैंडल्स लगा। जज उराजो ने सुयाकमिन से पूछा कि क्या उसे भी ये टाइप का बिहेवियर गलत नहीं लग रहा। उसने हाँ में जवाब दिया, जिस पर उराजो बोली कि ये टेस्ट का असली पर्पस ही नहीं था। उसके हिसाब से चांगह्योन चीटिंग या हैकिंग कर रहा था, क्योंकि हाथ में गन्स हों तो कोई भी हंटर इतनी वीक क्लोन वेव्स क्लियर कर सकता है। उराजो ने यह भी ऐड किया कि रिटेन टेस्ट में उसके आंसर्स भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थे। गुस्से में बोली कि ये लड़का प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि उसने क्वेश्चंस को सीरियसली लिया ही नहीं। बाकी जजेस भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए, क्योंकि नॉर्मली हंटर्स गन्स यूज ही नहीं करते। गन्स मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि उनमें माना इम्ब्यू करना मुश्किल होता है। माना बुलेट्स फायर होते ही डिसिपेट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर हंटर्स क्लोज रेंज वेपन्स यूज़ करते हैं। लॉन्ग रेंज वेपन्स भी होते हैं, पर वो स्लो होते हैं, जैसे बोज और क्रॉसबोज। मिनसुक ली ने कहा कि सिर्फ ईथन जैसा एक्सेप्शनल टैलेंट ही माना फिल्ड बुलेट्स को इतनी तेज स्पीड से फायर कर सकता है। इसी वजह से वो प्रोटैगनिस्ट में इंटरेस्टेड हो गया, जो बाकी जजेस के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था।
और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि तीसरा जज भी इस बात से अग्री कर गया। भले ही लड़के ने जानबूझ के ना किया हो, पर उसने रूल्स को एक अजीब तरीके से अपने फेवर में बेंड कर लिया था। मिनसुक ली ने कहा कि बाकी राउंड्स में अगर उन्हें परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये भी बोला कि प्रोटागोनिस्ट और ईथन का फायरआर्म्स को देखने का नजरिया अलग है। उराजो ने क्लैरिटी मांगी, पर मिनसुक खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने सोचा शायद ये लड़का हंटर लीग्स में गन्स का कोई नया पोटेंशियल देख रहा हो, पर फिर उस थॉट को साइड में रख दिया। वो ध्यान से देख रहा था जब चांगह्योन ने बाकी टेस्ट सिर्फ एक गन के साथ कंप्लीट करना डिसाइड किया। जज के दिल में कहीं ना कहीं ये होप थी कि वो चांगह्योन के बारे में गलत प्रूव हो। उधर ट्रेनिंग सेंटर में किसी ने जीजू के आउटकम के बारे में पूछा। दोजुन किम ने बताया कि मेन प्रोटैगोनिस्ट को कोई सीरियस इंजरी नहीं आई, जो उसे थोड़ा अजीब लगा। जिजू के पास एक स्ट्रॉन्ग स्किल थी, भले ही वो क्लोज रेंज कॉम्बैट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, फिर भी उसके अपोनेंट को सिर्फ माइनर डैमेज ही हुआ। ऑथी की हालत काफी खराब लग रही थी। कोच ने टॉपिक चेंज करते हुए सामने खड़े लड़के से पूछा कि क्या वो टीवी शो में पार्टिसिपेट करेगा, और बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लू शर्ट वाला बंदा जो काफी क्यूरियस था, उसने दोजुन किम से पूछा कि क्या जिजू से लड़ने वाला उसका दोस्त भी शो में एंटर हुआ है। दोजुन ने बोला कि उसे श्योर नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक पूछा ही नहीं। इसके बाद कोच ने दोजुन को डिसमिस कर दिया, बोलते हुए कि वो अपकमिंग शो की प्रिपरेशन में बिजी होगा। दोजुन किम हॉलवे से निकलते हुए सोचने लगा कि अगर ग्रेविटी वीडर भी शो का पार्ट बना तो मजा और बढ़ जाएगा। उधर रियलिटी टीवी शो के मेन स्टेडियम पर धूप चमक रही थी। स्टेडियम के सामने पहुंचकर चांगह्योन सोचने लगा कि कितने साल बीत गए जब से उसने यहां अपना करियर शुरू किया था। फिर उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर इसी जगह कदम रखेगा। नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए हंटर लीग्स के 3 डिवीजन्स थे, जिसमें हाईएस्ट डिवीजन के मैचेस टावर्स में होते थे, जबकि बाकी 2 डिवीजन्स वर्चुअल सिस्टम्स का यूज करते थे। रियलिटी स्टेडियम था इतना बड़ा कि पहले तो वो हीरो को समझ ही नहीं आया कि ऐसी जगह बनाने की जरूरत क्या है, पर आज जब उसने इतनी बड़ी भीड़ देखी तब समझ आया कि ऐसे ही स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये स्टेडियम्स बनते हैं, जैसे हंटर्स द नेक्स्ट जनरेशन का रियलिटी शो। भीड़ के बीच क्वालिफायर्स बिल्कुल फोकस्ड थे। होंग यान चुपचाप बैठा हुआ था, पूरा कंसंट्रेट करके। हेडो यू शांति से इवेंट के शुरू होने का वेट कर रहा था, और तीसरा क्वालिफायर मोंग जांग अपनी नजरें पूरे स्टेडियम में घुमाता हुआ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। चांगह्योन सोचने लगा कि यह शो उसकी पिछली लाइफ में उसके करियर स्टार्ट होने से पहले हुआ था, और सरप्राइजिंगली यहाँ काफी पुराने जाने पहचाने चेहरे भी मौजूद थे। उसे और ज्यादा शॉक तब लगा जब भीड़ में कुछ ऐसे लोग दिख गए जिनके पास फ्यूचर में काफी पोटेंशियल था। इससे वो क्यूरियस हो गया कि उसकी पिछली लाइफ में इस इवेंट का विनर कौन था। फिर उसने खुद से कहा कि इस बार तो चाहे कुछ भी हो, जीत वही लेगा। तभी दोजुन किम ने उसे आवाज दी और भीड़ में एक खाली सीट के पास से हाथ हिलाया। चांगह्योन जाकर उसके पास बैठ गया। दोजुन ने चेक किया और बोला कि उसे लगा था हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा। तब चांगह्योन को रियलाइज हुआ कि रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट में वो बाकी लोगों को काफी इंजर्ड लगा होगा। दोजुन किम ने बताया कि ग्रेविटी वील्डर जो अब प्रोबेशन पर था, डॉक्टर्स के हिसाब से 3 हफ्तों में फुली रिकवर हो जाएगा। ये सुनके हीरो थोड़ा इंट्रीग्ड हो गया, पर जब उसने उसी बुली को पार्टिसिपेंट्स के बीच देखा तो वो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। तब दोजुन ने समझाया कि उसे मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रो टीम्स इस शो के थ्रू एकेडमी के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्काउट करती हैं। उसे उन्हें इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तभी शो ऑफिशियली ऑन एयर हो गया और स्टेडियम में एफओबी का फॉग छा गया। कमेंटेटर ने अनाउंस किया कि नए एडवेंचर्स का हमेशा वेलकम होता है, और सबको हंटर्स द नेक्स्ट जनरेशन में वेलकम किया। उसने कहा कि एमेचर्स के प्रॉमिसिंग करियर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे जैसे फॉग हटा, स्पॉटलाइट सब पार्टिसिपेंट्स पर पड़ गई। फिर स्टेडियम के बीच एक वर्चुअल बैटलफील्ड अपीयर हो गया। कमेंटेटर ने क्लेम किया कि यह शो दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि यहीं से फ्यूचर का बेस्ट हंटर निकलेगा। हर पार्टिसिपेंट ने देश के हजारों अवेकनर्स को पीछे छोड़कर यहां जगह बनाई थी। उसने क्राउड से कहा कि इन यंग हंटर्स के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि ये सिर्फ 2% लोग हैं जो नेशन के फ्यूचर हंटर्स के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जजेस का इंट्रोडक्शन हुआ। पहली जज थी अराजो, एक लेजेंडरी कोरियन हंटर जो नेशनल लीग 3 बार जीत चुकी थी। दूसरा जज था मिनसुक ली, कोरिया का सबसे बड़ा हंटर जो इंटरनेशनल लीग्स में फाइट करता है। तीसरे जज सुयाक मिन को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही दोजुन किम शॉक हो गया, क्योंकि मिनसुक ली को फॉरेन लीग्स में होना चाहिए था। चांगह्योन को तब समझ आया कि ये दोनों जजेस कितने बड़े नाम हैं। पिछली लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस उसके बराबर थी, फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि वो उन दोनों को बीट कर सकता है। कमेंटेटर ने बताया कि एमेचर्स जजेस के बनाए हुए चैलेंजेस में हिस्सा लेंगे, और जो सबसे ऊपर आएगा उसे $3,60,000 के साथ साथ मुराज वर्कशॉप का टेलर मेड वेपन मिलेगा। यह सुनते ही चांगह्योन बिल्कुल स्टंट हो गया। मुराज वर्कशॉप के नॉर्मल आइटम्स भी प्राइसलेस होते हैं, और यहाँ तो कस्टम मेड वेपन मिलने वाला था। इससे उसने सोचा कि शायद वो अपनी प्राइम स्ट्रेंथ को एक्सपेक्टेड टाइम से काफी जल्दी रिकवर कर लेगा। फिर अराजो ने फर्स्ट चैलेंज एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया।
उन 100 लोगों को जो 4,450 एप्लीकेंट्स में से सिलेक्ट हुए थे, एक्साइटमेंट के साथ उसने बताया कि ये यंगस्टर्स एक सर्वाइवल बैटल फाइट करेंगे एक डंजन के अंदर जहां एक्चुअल हंटर्स कॉम्बैट कर चुके हैं। चैलेंज तब खत्म होगा जब 80 पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये सब होगा एक डंजन में जिसका नाम था लैंड ऑफ द लॉस्ट। लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स के डंजन में जो बंदा सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे नेक्स्ट चैलेंज के लिए थोड़ा सा बोनस मिलेगा। बस फिर क्या, पूरे 100 सिलेक्टेड लोग एक साथ टेलीपोर्ट कर दिए गए डंजन के अंदर, और पहला चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। टेलीपोर्ट होते टाइम चांग हयोन का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। जैसे ही सब लोग उस मिस्टीरियस जगह पर उतरे, हीरो ने इधर उधर देखा और सोचा कि पिछली लाइफ में इसी डंजन में फाइनल्स खेले गए थे। चांग हयोन को लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स का पूरा नॉलेज था, उसका मैप, उसका नेचर और उसके कोर मैकेनिक्स, सब कुछ। यहाँ तक कि उसे एक हिडन डंजन के बारे में भी पता था। ये सोच के उसके चेहरे पर एक एक्साइटेड सी स्माइल आ गई और वो प्लान करने लगा कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। उधर अराजो को पूरा भरोसा था कि सर्वाइवल गेम के अंदर ये लड़का रूल्स को अपने हिसाब से नहीं मोड़ पाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट्स इजीली क्लियर करना दिमाग का प्रूफ हो सकता था, पर उसके हिसाब से इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई जीनियस है। सर्वाइवल गेम्स हंटर्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स टेस्ट करते हैं और उनमें कोई फेक बंदा जीत ही नहीं सकता। अराजो का गोल ही ये था कि इस लड़के को दिखाया जाए कि हंटर लीग को लाइटली लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। बाकी 2 जजेस आपस में बात कर रहे थे कि एमेचर्स काफी टैलेंटेड लग रहे हैं, और अराजो ने चैलेंज भी स्मार्टली चूज किया है क्योंकि इसमें सिर्फ स्किल्ड लोग ही बचा पाएंगे। तभी उनकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी और कुछ और दिखा। एक कंटेस्टेंट बैटल एरिया छोड़कर कहीं और जा रहा था। तीनों जजेस ने तुरंत ध्यान दिया। स्क्रीन जूम करते ही दिख गया कि वो रोग प्लेयर और कोई नहीं बल्कि चांग हयोन ही था, जो एक अजीब से स्ट्रक्चर के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर उसका चेहरा देखकर अराजो का दिमाग घूम गया। उसे एक क्रेजी सी स्माइल के साथ उस जगह को देखते हुए अराजो बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि ये वही जगह थी जहां डंजन का आर्टिफैक्ट छुपा होता है। आर्टिफैक्ट्स डंजन के अंदर छुपे हुए रेयर ट्रेजर्स होते हैं, और कभी कभी सिर्फ आर्टिफैक्ट मिल जाए तो बंदा मैच जीत सकता है। अराजो पैनिक कर गई क्योंकि ये हिडन डंजन कभी पब्लिक के सामने रिवील ही नहीं हुआ था। डिवीजन 1 प्लेयर्स को भी इसका आइडिया नहीं होता, तो ये एमेचर लड़का इस जगह के बारे में कैसे जानता हो सकता है। ये लॉजिकली इम्पॉसिबल था। मिनसुक ली ने धीरे से बोला कि अगर कोई इश्यू हो तो उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, पर अराजो ने बोला कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि कंटेस्टेंट एक ऐसे कंसील्ड एरिया में एंटर कर रहा है जो रियल डंजन का रेप्लिका है और जो किसी भी मैप में मार्क्ड नहीं होता। ये सुनके मिनसुक ली ने पूछा कि उस सीक्रेट एरिया में कौन सा आइटम स्टोर होता है। थोड़ा रुककर अराजो ने बताया कि वहाँ ईथर होता है, एक ऐसी चीज जो हंटर लीग में बैंड है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ये सुनके बाकी दोनों जजेस बिल्कुल स्टन रह गए। आर्टिफैक्ट को मैच के बीच बाहर निकाला नहीं जा सकता, पर क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है इसलिए उसका यूज सिर्फ मैच के अंदर ही पॉसिबल होता है। अराजो ने यह भी बताया कि ऐसे हिडन आर्टिफैक्ट के साथ एक कीपर भी होता है, एक गार्डियन जो उस आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, और उसकी स्ट्रेंथ उस आर्टिफैक्ट के लेवल के हिसाब से होती है। ये सुनके अराजो थोड़ी रिलीव्ड हुई और जजेस ने हिडन डंजन पर जूम करना शुरू किया। स्क्रीन पर एक चमकता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक मॉन्स्टर जिसका नाम क्यू ऑफ क्यू था। वो उस हिडन आर्टिफैक्ट का गार्डियन था। उधर चांग हयोन ने जैसे ही सही स्टोन को पुश किया, सीक्रेट पाथ खुल गया और उसने रिलीफ की सांस ली। उसे सब डिटेल्स परफेक्टली याद नहीं थी, पर फिर भी वो हिडन डंजन लोकेट कर पाया। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर कीपर को गिरा दिया तो पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल जाएगा और पहला चैलेंज ऑलमोस्ट गारंटीड जीत हो जाएगा। जैसे ही वो हिडन डंजन के अंदर घुसा, कीपर एक ब्राइट लाइट के साथ चमकने लगा, खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया और सीधा एक पावरफुल बीम चांग हयोन पर छोड़ दी। हीरो ने लास्ट सेकंड में डॉस किया, वरना वही गेम ओवर हो जाता। ये देखकर चांग हयोन भी थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया और उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने पिछली लाइफ में इस कीपर से फाइट नहीं की होती तो शायद अभी यहीं हार जाता। हीरो के हिसाब से ये क्यूब एक फ्यूचर टाइप डिवाइस था जो किसी टावर के रूइंस में मिला था। अपनी पहली लाइफ में चांग हयोन ने इसे फाइनल मैच में हराया था और इसी वजह से वो मैच जीत पाया था। अब जब उसने इसे दोबारा डिस्कवर कर लिया तो उसे फॉरबिडन आर्टिफैक्ट यूज करने का मौका मिल गया। ये सोच के उसने अपनी स्वॉर्ड को एन्चेंट किया और अपनी अर्केन वेपन ट्रांसम्यूटेशन स्किल से उसे क्रोबार बना दिया, क्योंकि ये स्किल उसे अपने वेपन का शेप बदलने देती थी। चांग हयोन को तब रियलाइज हुआ कि पास्ट लाइफ और करंट लाइफ के प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम ही थे। फिर वो सीधा मॉन्स्टर की तरफ चार्ज किया क्रोबार से अटैक करने के लिए। उसने मिनी क्यूब के बीच के गैप्स में अपना मेटल का पीस घुसा दिया और फोर्स लगा के उन पार्ट्स को अलग कर दिया। जो हिस्सा अलग हुआ था उसे उसने लात मारी और क्रोबार से जोर से हिट किया। फिर एक फ्लिप मार के थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। वापस ग्राउंड पर आके चांग हयोन खुश हुआ क्योंकि उसने मॉन्स्टर का एक हिस्सा निकाल लिया था, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि करंट स्ट्रेंथ के साथ एक कीपर को गिराना काफी टफ होगा। उसे समझ आ गया कि ये क्यूब जो बार बार शेप बदल रहा था असल में एक डिवाइस था जो रैलिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, इसलिए अगर किसी को इसका अटैक पैटर्न पता हो तो इसे डाउन किया जा सकता था। अगले ही मोमेंट कीपर खुद को रीशेप करके 2 जायंट हाथों में बदल गया। मॉन्स्टर ने उसे अपनी पाम्स के बीच क्रश करने की कोशिश की,
लेकिन चांग ह्योन लास्ट सेकंड में डॉस कर गया। इतना पास से डेथ देखकर वो भी थोड़ा चौंक गया। भले ही उसे अटैक पैटर्न पता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक वाइल्ड स्माइल आ गई, क्योंकि उसने मौका परफेक्टली यूज किया था। कीपर में क्रैक्स आने लगे और अचानक वो टुकड़ों में टूट के गिर गया। क्रश होने से जस्ट पहले चांग ह्योन ने चोरी किया हुआ फ्रैगमेंट उन जायंट पाम्स के बीच घुसा दिया था। नेचुरली किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का एक टुकड़ा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना उसका बाकी बॉडी। फिर चांग ह्योन ने कीपर के बचे कुचे रिमेन्स का एक पीस उठाया और सोचा कि ये तो ऑब्वियस था, मॉन्स्टर ने अपने ही बॉडी के टुकड़े को क्रश करके खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया, अब रास्ता क्लियर था। हीरो ने पावरफुल आर्टिफैक्ट लेने का डिसीजन लिया। ईथर एक गोल्डन श्राइन पर रखा था एक लग्जूरियस चेस्ट के अंदर। भले ही उसे पता था कि ये सिर्फ एक वर्चुअल कॉपी है, फिर भी इतने टाइम बाद उस आर्टिफैक्ट को देखकर वो जेन्युइनली खुश हो गया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे लेजेंडरी प्लेयर ने प्रेडिक्ट किया था। इस तरह उसने लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स डंजन का आर्टिफैक्ट हासिल कर लिया। चांग ह्योन ने तुरंत डिसाइड किया कि इस आर्टिफैक्ट को अपनी ब्लेड में इम्ब्यू करे, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी और चीज पर गया और वो सीन देखकर उससे अलग ही खुशी हुई। सिस्टम ने कंसीडर किया कि उसने एक कीपर को गिराया है और रिवॉर्ड में उसे एक न्यू स्किल मिली, ऐसी स्किल जो डंजन के बाहर भी आर्टिफैक्ट की पावर को रेप्लिकेट कर सकती थी। यह सुनते ही चांग ह्योन ने बिना टाइम वेस्ट किए इसे टेस्ट करने का सोचा। उसने अपनी स्किल्स यूज करके पिस्टल्स बनाए और तुरंत फायर करना शुरू कर दिया। गोलियां चलती गईं और डंजन की वॉल पर 3 क्लियर होल्स बन गए। ये देखकर जीनियस प्लेयर बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि इससे वो अपने फायर आर्म्स को काफी जल्दी वापस ला पाया, जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अपनी पहली लाइफ में उसके पास इतना ज्यादा माना होता था कि वो गन्स को माना बुलेट से ईजिली यूज कर सकता था। उसकी अर्निंग स्किल फुल ब्लूम जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई थी, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करती थी, लेकिन इस लाइफ में माना रिजर्व्स काफी कम थे। फिर भी जब उसने नए पिस्टल्स टेस्ट किए तो उसे लगा कि ये आर्टिफैक्ट उसके माना की कमी को इग्नोर करने में मदद करेगा। वॉल को ऑब्जर्व करते हुए चांग ह्योन को समझ आ गया कि वो पिस्टल्स हैंडल कर सकता है, लेकिन अभी हैवी आर्टिलरी के लिए रेडी नहीं है। फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि करंट पावर उसके लिए काफी थी अपना रास्ता बनाने के लिए। उधर मॉनिटर पर यह सब देखकर तीनों जजेस बिल्कुल शॉक्ड और स्पीचलेस हो गए। अराजो को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का आर्टिफैक्ट का यूज करके फिर से फायर आर्म्स चला रहा है। दूसरे जज ने पॉइंट आउट किया कि कीपर के अटैक्स को डॉस करने की इसकी एबिलिटी काफी मिस्टीरियस है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है, जबकि तीसरे जज का कहना था कि क्योंकि कीपर एक मशीन था इसलिए उसके मूव्स प्रिडिक्ट किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था कि हमारा हीरो उसका एग्जैक्ट अटैक पैटर्न जानता हो। अराजो ने एक्सप्लेन किया कि प्रॉस जैसे वो लोग शायद ये कर पाएं, लेकिन एक बिगनर के लिए ये बिल्कुल ही आउट ऑफ लीग था, इसलिए उसने एज्यूम कर लिया कि चांग ह्योन के पास कोई क्लेयरवॉइंट टाइप स्किल होगी। पर सिर्फ यही बात शॉकिंग नहीं थी, जिस तरीके से हीरो ने कीपर को गिराया अपने ही बॉडी के शार्ट को उसके खिलाफ यूज करके, वो देख के सब स्टन रह गए। अराजो का मूड खराब हो गया और उसके चेहरे पर फ्राउन आ गया। उसे अपने कलीग के वर्ड्स याद आ गए कि असली टैलेंटेड हंटर्स हमेशा थोड़े एक्सेंट्रिक होते हैं, और ये सोच के वो और फ्रस्ट्रेट हो गई। उधर लैंड ऑफ द लॉस्ट सोल्स में एक यंग बंदा पेड़ों की ब्रांचेस से ब्रांच पर फास्ट मूव कर रहा था, बिल्कुल एजिलिटी के साथ। ये कोई और नहीं ह्यो यान था। उसने ऊपर स्कोरबोर्ड देखा और जब उसे पता चला कि उसका किल स्कोर सबसे ज्यादा है और वो नंबर 1 पोजीशन पर है, तो वो काफी सेटिस्फाइड फील करने लगा। सब कुछ कैपिटल के प्राइवेट एकेडमी के टीम 1 के प्रोजेक्शंस के हिसाब से ही चल रहा था। ह्योयान ग्राउंड पर लैंड हुआ और सोचा कि बस कुछ और एलिमिनेशंस के बाद फर्स्ट ट्रायल खत्म हो जाएगा। उसे लग रहा था कि 1-on-1 फाइट में कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। वो जंगल के बीच आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक गनशॉट्स की आवाज आई और यंग हंटर बिल्कुल शॉक हो गया। इसी बीच चांग ह्योन सोच रहा था कि शायद वो थोड़ा लेट हो गया है। राउंड के एंड होने से पहले 20 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होने थे। हीरो ने पहले ये सोचा था कि सबको ही एलिमिनेट करके फर्स्ट ले लेगा, लेकिन जब उसे लगा कि सबको ढूंढना टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो उसने 5th प्लेस टारगेट करने का डिसाइड किया। जैसे ही वो हर सामने आने वाले कंटेस्टेंट को आउट करने का प्लान बना रहा था, तभी उसका ध्यान किसी अजीब चीज पर गया। उसने पहले वाले बुली जीजू को स्पॉट कर लिया। जीजू लंबी घास के बीच छुपा हुआ था, बिल्कुल स्टेल्थ मोड में। जैसे ही एक कंटेस्टेंट उसकी रेंज में आया, जीजू ने फिस्ट टाइट की और सरप्राइज ग्रेविटी अटैक से उसे सीधा एलिमिनेट कर दिया। एक क्रूकेट सी स्माइल के साथ वो अपने हाइडआउट से बाहर निकला और उस क्रेटर की तरफ बढ़ने लगा जो उसने बनाया था। तभी अचानक किसी ने उसके शोल्डर पर टैप किया। पलट के देखा तो वही बंदा खड़ा था जिसने उसे पहले रेस्टोरेंट में पीटा था, चांग ह्योन। जीजू के स्पाइन में लिटरली ठंड सी दौड़ गई। वो पलटने की कोशिश करता है, पर डर के मारे सीधा जमीन पर गिर जाता है। टॉप प्लेयर कामली बोलता है कि उसे जीजू से एक फेवर चाहिए। ये सुनते ही जीजू को गुस्सा आ जाता है और वो रिवोल्ट करने लगता है। चांग ह्योन को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो सरप्राइजिंगली फ्रेंडली टोन में बोलता है कि वो सिर्फ उसकी मदद मांगने आया है, पर जीजू का एरोगेंस कम नहीं होता। गुस्से में आके वो अपनी ग्रेविटी पावर यूज करता है और लास्ट मोमेंट पर अटैक छोड़ता है। चांग ह्योन समहाउ बिना हर्ट हुए डॉस कर लेता है। हीरो का प्लान सिंपल था।
जीजू अपना ग्रेविटी अटैक वाइड एरिया में थोड़ी कम स्ट्रेंथ के साथ यूज करे ताकि एक साथ मल्टीपल कंटेस्टेंट्स खत्म हो जाएं, लेकिन जीजू क्लियरली कोऑपरेट करने के मूड में नहीं था। अब चांगह्योन के पास सिर्फ परसुएशन बचा था। वो सीधा चार्ज करता है और जोर से हेड्स चिल्लाता है, जो जीजू के लिए वर्स्ट डेजा वीयू बन जाता है। चांगह्योन उसे लगातार पीटने लगता है जब तक कि जीजू फाइनली गिव अप नहीं कर देता। हार के जीजू पूछता है कि हीरो को उससे चाहिए क्या। चांगह्योन कामली बोलता है अलायंस। ग्रेविटी वील्डर तुरंत मना कर देता है। ये सुनते ही चांगह्योन स्माइल के साथ एक गन स्पॉन करता है और जीजू के पैर के बिल्कुल पास गोली चला देता है। फिर गन सीधा उसके सिर पर पॉइंट करके बोलता है कि अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो उसे यहीं आउट कर देगा। थोड़ा सोचने के बाद जीजू मजबूरी में हाँ बोल देता है। चांगह्योन सैटिस्फाइड हो जाता है। डंजन के थोड़े आगे दो यंग कंटेस्टेंट्स अपनी ब्लेड्स के साथ फाइट कर रहे थे जब अचानक उन पर दो शैडोज पड़ती हैं। स्पीयरमैन और स्वॉर्ड्समैन दोनों को तब एहसास होता है कि वो एक स्नेक ग्रेविटी अटैक का शिकार हो गए और उसके तुरंत बाद हीरो की बुलेट्स ने दोनों को फिनिश कर दिया। ये देख के जीजू थोड़ा इरिटेट हो गया। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने लगे किसी ने उन्हें देख लिया और अचानक एक फ्लाइंग ब्लेड उनकी तरफ आई। दोनों शॉक हो गए, लेकिन ग्रेविटी यूज करने वाले ने अपनी पावर से उस उड़ती हुई तलवार को हवा में ही रोक दिया। चांगह्योन मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके गन्स की आवाज ने और कंटेस्टेंट्स को अट्रैक्ट कर लिया था। ऐसे ही ये दो लोग सीधा एक टीम ऑफ 4 के सामने आ गए जिसमें एक बंदा टैलेंटेड होंग योलान भी था। हंटर लीग टीम स्पोर्ट है और कुछ प्लेयर्स डिफेंस में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जीजू की ग्रेविटी पावर ऑफेंसिव भी थी, लेकिन टीम फाइट में उसका बेस्ट यूज सपोर्ट के लिए था। इस वजह से जजेस सोचने लगे कि क्या प्रोटैगनिस्ट जीजू को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि जीजू ऑलरेडी लीडर बोर्ड पे आ चुका था। लेकिन अराजो ने बोला कि ऐसा होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अगर करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। तब तीनों जजेस ने नोटिस किया कि दोनों यंग बंदे बात कर रहे हैं। लेडी जज को समझ आ गया कि हीरो जीजू को सपोर्ट के लिए रिक्रूट कर रहा है। उसके कलीग को यह सिलेक्शन अजीब लगा, क्योंकि लगता नहीं था कि दोनों पहले मिले होंगे। इससे मिन्सुक ली ने सोचा कि शायद लड़का दूसरे अवेकनर्स की स्किल्स जज कर सकता है, पर उसने ये आइडिया तुरंत छोड़ दिया। सुयाक मिन के हिसाब से ये अलायंस काफी इफेक्टिव होगा, क्योंकि जीजू लोगों को इमोबिलाइज करेगा और हीरो गन से उन्हें फिनिश करेगा। पर मिन्सुक ली ने बोला कि ये कॉम्बो जितना परफेक्ट लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सामने एक पावरफुल हंटर खड़ा था। उधर डुओ का सामना एक क्वार्टेट से हो गया। हीरो ने सोचा कि फाइट जीतने का बेस्ट तरीका स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन या इक्विपमेंट नहीं होता। सबसे इफेक्टिव तरीका होता है नंबर्स से एनिमी को ओवरवेल्म करना। सिर्फ एक ग्रेविटी यूजर के सपोर्ट के साथ प्रोटैगनिस्ट को गिरना चाहिए था। कम से कम टीम ऑफ 4 यही सोच रही थी। तभी चांगह्योन ने एक उड़ती हुई तलवार टॉस की। टॉप प्लेयर ने बोला कि काफी टाइम बाद ऐसी फाइट हुई है और ये उसके ओपोनेंट के लिए पहली बार थी। टैलेंटेड हंटर ने कहा कि वो हीरो को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि वो गन्स यूज कर रहा था, और फिर प्रोफेशनल तरीके से अपनी तलवार फिर से लॉन्च कर दी। ये सब देख के हीरो एक्साइटेड हो गया। अपनी पहली लाइफ में एडल्ट होंगुल यंग एक साथ कई तलवारों को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब उसका टीनेज वर्जन सिर्फ एक ही तलवार कंट्रोल कर पा रहा था, जो बुलेट्स के अगेंस्ट मुश्किल बनाता था। स्वॉर्ड कंट्रोलर ने बुलेट से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे कवर ले लिया। जीजू दूसरी डायरेक्शन में भागने लगा और हीरो ने पॉइंट आउट किया कि ये प्रॉमिसिंग बंदा अपनी स्ट्रैटेजी पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, अपने एडल्ट वर्जन से भी ज्यादा। तभी प्रोटैगनिस्ट ने एक और स्वॉर्ड स्लैश डॉस की और गन से अटैकर को पेल दिया, बोलते हुए कि वो अभी भी एक ग्रीन हंटर है। चांगह्योन चुपके से हंटर के पीछे पहुंचा और बोला कि क्लोज रेंज में गन वाला बंदा कभी मिस नहीं करता, और उसे शूट कर दिया। ये सब होने के बाद वो बंदा भागने लगा और लेविटेटिंग स्वॉर्ड उसके पीछे पीछे चल रही थी। तब हीरो ने अपनी ऑल सीइंग आई यूज की, जिससे उसे बाकी हंटर्स के हाइडिंग स्पॉट्स दिख गए, जिन्हें वो एलिमिनेट करने वाला था जब प्रॉमिसिंग बंदा डिफेंड करने की कोशिश करेगा। ये सोच के वो हवा में जंप किया, पहले कंटेस्टेंट पे एम लगाया और उसे शूट कर दिया। फिर उसकी नज़र तुरंत आर्चर पे पड़ी, जो पूरे पैनिक में थी। एक ही ट्रिगर प्रेस में वो भी एलिमिनेट हो गई। ऐसे ही हीरो अपना 7th किल कर चुका था। फिर उसने सोचा कि अब सिर्फ वही खड़ा है। उसने एक बुलेट उड़ती हुई तलवार पे मारी और वो जमीन पे गिर गई। वो कोई और नहीं बल्कि टैलेंटेड हंटर गुस्से में था और उसने अपनी तलवार वापस बुला ली। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी गन्स घुमाई और सीधा बुलेट्स की बारिश कर दी, लेकिन होंगेल यान ने अपनी स्वॉर्ड से सारी बुलेट्स ब्लॉक कर दी। माना कम होने की वजह से गन्स थोड़ी स्लो थी, फिर भी हीरो अपने ओपोनेंट के रिएक्शन स्पीड से काफी इंप्रेस हो गया। पर साथ ही चांगह्योन ने सोचा कि स्पीड में वो उससे ज्यादा फास्ट है, और उसने फिर से बुलेट्स का एक और बैराज चला दिया। इस बार प्रॉमिसिंग हंटर को अटैक्स डिफ्लेक्ट करने में काफी दिक्कत हुई। हीरो लगातार फायर करता रहा और स्वॉर्ड्समैन सिर्फ डिफेंस में ही फंसा रहा। अपनी ऑल सीइंग आई से एक डिफ्लेक्टेड बुलेट पे फोकस करके हीरो ने अपनी गन से उसे दोबारा हिट किया और हाई स्पीड पे वापस लॉन्च कर दिया। इस बार बुलेट घूम रही थी, एक प्रॉपर ट्रिक शॉट। बुलेट हंटर को लगने ही वाली थी और वो खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। चांगह्योन को लगा कि जीत अब उसकी ही है। तभी अचानक एक अलार्म की आवाज आई।
पल भर में ही फर्स्ट राउंड के 20 सर्वाइवर्स पोडियम पे टेलीपोर्ट हो गए। हीरो को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो एक स्ट्रांग ओपोनेंट को ऑलमोस्ट हरा चुका था। इतने में जजेस स्क्रीन पे आ गए। अराजो ने कंटेस्टेंट्स का थैंक यू किया, बोलते हुए कि उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो हंटर्स हैं, जो अवेकनर्स का सिर्फ छोटा सा हिस्सा होते हैं। उसके कलीग ने कहा कि उन्हें लीग के लिए सिर्फ प्लेयर्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे वॉरियर्स चाहिए जो पहले हंटर्स की तरह अपनी जान दांव पे लगाते थे। उसने बोला कि फर्स्ट राउंड ने हंटर शब्द का असली मतलब थोड़ा सा दिखा दिया होगा। अगला राउंड 7 दिन बाद स्टेडियम में होगा और सबको अपनी वीकनेसेस पे सोचने और फ्री ट्रेनिंग रूम यूज करने को बोला गया। लेकिन जैसे ही फाइनल स्कोरबोर्ड स्क्रीन पे आया, हीरो और ज्यादा इरिटेट हो गया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सिर्फ 7 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट करने के बाद भी वो बस 5th प्लेस पे आया था। ये देख के वो और चिढ़ गया। तभी उसने नोटिस किया कि मिशन कंप्लीट हो चुका है और फुल ब्लूम ने उसे लेजेंडरी आर्टिफैक्ट की एक कॉपी गिफ्ट कर दी। तभी उसका दोस्त उसके पास आया और बोला कि वो 5th प्लेस पे आया है। चांगह्योन ने पूछा कि क्या वो क्वालिफाई हुआ, तो उसने हाँ कहा और बोला कि सब लोग इस बात से क्यूरियस हैं कि प्रोटोगोनिस्ट पिस्टल्स कैसे यूज कर रहा था। उसने पूछा कि उसने गन्स कहाँ से ली। हीरो ने थोड़ा शेडी सा जवाब दिया जो दोस्त को सेटिस्फाई कर गया। फिर दोस्त ने पूछा कि उसने गन्स को फुल्ली फंक्शनल कैसे बनाया। तभी किसी ने प्रोटोगोनिस्ट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद कैमरा सेट हुआ और इंटरव्यूअर ने लड़के को अपनी तरफ देखने को कहा। पहला सवाल ये था कि वो इस टीवी शो में क्यों आया। लड़के ने बोला कि उसे लगा वो सबसे सूटेबल कंटेस्टेंट है। इंटरव्यूअर ने उसे फर्स्ट राउंड पास करने पे कॉन्ग्रेचुलेट किया और रिव्यू मांगा। हीरो ने बोला कि वो पास हो गया, भले ही उसकी परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी। फिर पूछा गया कि क्या उसे फर्स्ट राउंड में कोई राइवल मिला। इंटरव्यूअर को सरप्राइज हुआ जब चांगह्योन ने बोला कि कोई भी उसका ध्यान नहीं खींच पाया। स्वॉर्ड लेविटेटर से थोड़ा कॉशियस था, पर उसे वर्दी ओपोनेंट कहने का मन नहीं हुआ। ये सुनकर इंटरव्यूअर ने उसे टॉन्ट किया कि जब वो फर्स्ट नहीं आया तो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इस पे प्रोटैगनिस्ट ने कॉन्फिडेंस से बोला कि लीडर बोर्ड पे शुरू से डोमिनेट ना करे तो मजा ही क्या। उसका अजीब पर कॉन्फिडेंट बिहेवियर इंटरव्यूअर और कैमरामैन दोनों को क्यूरियस कर गया और इंटरव्यू आगे कंटिन्यू हुआ। बाद में कैफेटेरिया में दोजुन किम काफी अनॉयड लग रहा था। चांगह्योन ने उससे बोला कि दिल की बात बोले। दोजुन ने बताया कि इंटरव्यू उसे बहुत इरिटेटिंग लगा। हीरो ने पूछा कौन से क्वेश्चंस, तो उसने एक्सप्लेन किया कि इंटरव्यूअर बार बार उसकी कंपैरिजन उसके सीनियर से कर रहा था, जो हीरो बिल्कुल समझ सकता था। वो बात चांगह्योन बिल्कुल समझ सकता था क्योंकि दोजुन किम उसके जैसा नहीं था। वो जीजू के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकता था, चाहे जीजू हमेशा उसे बुली ही करता रहा हो। प्रोटैगनिस्ट तब शॉक हो गया जब उसे पता चला कि दोजुन किम ने इंटरव्यूअर्स के सामने उसे अपना राइवल बोल दिया। ये सुन के चांगह्योन को लगा कि काश ग्रेविटी वीडर को ही उस जगह सेलेक्ट किया गया होता। फिर दोजुन किम ने लेजेंडरी प्लेयर से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा। चांगह्योन ने बताया कि उन्होंने वही बोरिंग क्वेश्चंस पूछे, जैसे लास्ट राउंड का विनर कौन होगा। ये सुन के उसका दोस्त क्यूरियस हो गया। चांगह्योन ने एक्सप्लेन किया कि उसने नेचुरली अपना ही नाम प्रेडिक्ट किया था। इस पर दोजुन किम ने बोला कि उसने हेंजुयू या हेंगुल यान को प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि दोनों एकेडमी के बेस्ट टीम के बीच भी प्रोडिजीज माने जाते हैं और टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो इजीली प्रोफेशनल लीग्स तक पहुंच सकते हैं। ब्लॉन्ड बंदे ने अपने दोस्त से कहा कि अगर उसने एकेडमी में उन दोनों को फाइट करते देखा होता तो वो भी समझ जाता। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त को डांट दिया कि वो कैसे मान सकता है कि वो दोनों सपोज्ड प्रोडिजीज उससे बेटर हैं। दोजुन किम थोड़ा सरप्राइज हो गया और चांगह्योन ने बोला कि इससे उसकी सोच नहीं बदलेगी। अगर वो ऐसे ही सोचता रहा तो वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसे अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये कह के वो टेबल से उठ गया। फिर हीरो ने डिसाइड किया कि पहले ट्रेनिंग करेगा और दोस्त से बोला कि वो आराम से अपना खाना एंजॉय करे। कैफेटेरिया से निकलते हुए चांगह्योन को लगा कि शायद वो अपने दोस्त पे थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया, लेकिन ये बात उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि असल में सबके पास लगभग सेम पोटेंशियल होता है, सिर्फ कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं और एंड में जीत उन्हीं की होती है जो अपने गोल तक पहुंचने का पक्का इरादा रखते हैं। लेजेंडरी प्लेयर को अच्छी तरह पता था कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना एक टीनेजर के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तभी किसी ने उसके कंधे पे टैप किया। एक यंग हंटर ने अपना इंट्रो दिया। उसका नाम हन जिन था, जो हमेशा उसी स्वॉर्ड प्रोडिजी से स्पैरिंग में हार जाता था जिससे चांगह्योन ने फर्स्ट राउंड में टक्कर ली थी। उसने हीरो से उसका नाम पूछा। हीरो ने अपना नाम बताया और पूछा कि वो उससे क्या चाहता है। हन जिन ने बोला कि फर्स्ट राउंड के बाद प्रोडिजी काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था। तभी हेंगियल यान आया और बोला कि उन्हें चलना चाहिए। उसने हन जिन को कॉलर से पकड़ लिया और हीरो से माफी मांगी क्योंकि उसने थोड़ा रूड तरीके से चांगह्योन से उसके सीक्रेट्स पूछ लिए थे। ये देख के चांगह्योन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि ये दोनों एकेडमी के बंदे हैं और काफी अच्छे दोस्त लगते हैं, इसलिए उसने अपनी ऑल सीइंग आई यूज करके स्वॉर्ड प्रोडिजी और उसके दोस्तों के स्टैट्स चेक करने का डिसाइड किया। अपना कप डस्टबिन में फेंकने के बाद वो सोचने लगा कि एकेडमी के स्टूडेंट्स के स्टैट्स उससे काफी ज्यादा हैं। उसे क्लियरली पता था कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ आर्टिफैक्ट की वजह से जीत मिली थी और नेक्स्ट राउंड काफी ज्यादा टफ होने वाला है।
थोड़ी देर बाद कमेंटेटर ने एक्साइटेड आवाज में अनाउंस किया कि टीवी शो शुरू होने वाला है। कैमरा फिर 3 जजेस की तरफ गया जो एप्लीकेशंस देख रहे थे। सुयाकमिन ने कैपिटल की एकेडमी के एक स्टूडेंट का फाइल खोला। अराजो ने पॉइंट आउट किया कि ये यंग बंदा कंटेस्टेंट्स में सबसे बेस्ट है और ये कोई और नहीं, वही स्वॉर्ड प्रोडिजी था। इंटरव्यू में उस लड़के ने बताया कि वो हमेशा से हंटर बनना चाहता था, चाहे वो एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम 2 बार फेल हो चुका हो। उसने बोला कि फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा और हार्डवर्क की असली वैल्यू समझी। डोजुन किम ये इंटरव्यू अपने स्मार्टफोन पे ध्यान से देख रहा था। उसके दोस्त ने पूछा कि क्या शो शुरू हो गया है, तो उसने हाँ कहा और बोला कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब शो पहले ही एयर हो जाता है। हीरो ने कमेंट्स के बारे में पूछा तो ब्लॉन्ड बंदे ने बताया कि लोग प्रोडिजी की सीधी सादी बातों को पसंद कर रहे हैं, चाहे उसके आंसर्स थोड़े बोरिंग ही क्यों ना हो। कुछ और कंटेस्टेंट्स भी काफी ज्यादा एक्सोटिक और फिल्मी आंसर्स दिए। इसी बीच स्क्रीन पर हमारा हीरो आ गया। जब उससे पूछा गया कि लाइफ में चैलेंजेस कैसे रहे, तो उस बंदे ने सीधा बोला कि उसकी जिंदगी काफी इजी रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टीम प्ले के एटीट्यूड पर आया तो हीरो ने बिना झिझक बोल दिया कि वो हमेशा दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर करता है। रियलिटी टीवी शो ज्वाइन करने का रीजन पूछा गया तो स्वॉर्ड प्रोडिजी ने काफी मॉडेस्ट और सीधा सा आंसर दिया, जबकि प्रोटागोनिस्ट ने पूरी एरोगेंस के साथ बात की। और जब फर्स्ट राउंड में किसी राइवल के बारे में सवाल आया तो दोनों ने ही मना कर दिया कि उन्हें कोई वर्दी अपोनेंट मिला हो। अचानक स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। चांगह्योन वापस अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम करना चाहता था, जबकि उसका दोस्त बोला कि वो फर्स्ट राउंड वाला पार्ट देखना चाहता है। लेकिन प्रोटागोनिस्ट ने कहा कि शो बाद में भी देख सकता है। डोजुन किम ने उससे पूछा कि वो सिर्फ लोअर बॉडी पर ही ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। इस पे चांगह्योन ने उल्टा सवाल पूछ लिया, गेम में उसका रोल क्या है? दोस्त ने तुरंत बोला, मार्क्समैन। फिर चांगह्योन ने पूछा कि मार्क्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डोजुन किम ने जवाब दिया, हाई डैमेज। पर लेजेंडरी प्लेयर ने क्लियर कर दिया कि मोबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। उसने समझाया कि स्वॉर्ड प्रोडिजी और बाकी टैलेंटेड क्लोज रेंज फाइटर्स के पास या तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है या फिर ऐसे रेंज्ड अटैक्स होते हैं जो मार्क्समैन के लिए डेंजरस होते हैं। इसीलिए हीरो को अपनी मोबिलिटी को उनके बराबर या फिर उनसे ज्यादा बनाना पड़ेगा। तभी वहां एक आदमी आया और बोला कि ये सोच काफी इंटरेस्टिंग है। उसने ये भी कहा कि कोरियन हंटर लीग में मार्क्समैन को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ कुछ ही कॉमन पैटर्न्स होते हैं। उस आदमी ने चांगह्योन से उसके पॉइंट पर ओपिनियन पूछा। चांगह्योन को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी रोक टोक के फैसिलिटी के अंदर आ गया था। इसलिए उसने कामली एक्सप्लेन किया कि कुछ फॉरेन टीम्स के अगेंस्ट मार्क्समैन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये रोल बहुत क्रूशल होता है। उसने बोला कि इसी वजह से वो सिर्फ अपनी लोअर बॉडी पर ट्रेनिंग कर रहा है। ये सुन के बुढ़े आदमी को हंसी आ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि हीरो इनडायरेक्टली बोल रहा था कि एनिमी के मीली फाइटर्स उसे पहले टारगेट करेंगे। हंसते हुए उसने कहा कि ये काफी अम्यूजिंग है। फिर सडनली सीरियस हो गया और बोला कि ओवर प्राइड ही कई लोगों के डाउनफॉल का रीजन बनती है। उस बुढ़े ने बोला कि वो प्रोटैगनिस्ट को ऑब्जर्व करेगा और अपने एक्सपीरियंस से दी गई एडवाइस को ध्यान में रखने को कह के चला गया। दोनों यंग अवेकनर्स काफी क्यूरियस हो गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो बुढ़ा कौन था। फिर भी ट्रेनिंग रिज्यूम करते हुए चांगह्योन ने बोला कि वो उससे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस देख रहा है। थोड़ी देर बाद एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को चेक करने आई। बॉस ने उससे पूछा कि मार्क्समैन के लिए सबसे वाइटल फैक्टर्स क्या होते हैं। उसने जवाब दिया, डैमेज और सपोर्ट स्किल्स। लेकिन बॉस, जो खुद मिनसुक ली था, हंटर एसोसिएशन का फर्स्ट जनरेशन चेयरमैन, उसने मना कर दिया और बोला कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। सबऑर्डिनेट ने फिर कहा कि शायद एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लेन करने लगी, चेयरमैन ने उसे रोक दिया। फिर वो अपनी जवानी की एक याद में खो गया। उसने याद किया कैसे उसने एक आर्चर से पूछा था कि क्या वो माना ट्रेनिंग करेगा। आर्चर ने जवाब दिया था कि उसके रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोअर बॉडी है, जिससे उसका दोस्त कंफ्यूज हो गया था। आर्चर ने एक्सप्लेन किया था कि मार्क्समैन को मॉन्स्टर्स हमेशा पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें वीक माना जाता है। इसीलिए उनका पैरों पे फास्ट होना बहुत जरूरी होता है। उस सिंपल से रीजन ने उस यंग मिनसुक ली को काफी अमेज कर दिया था। आर्चर ने आगे बोला था कि अगर मार्क्समैन का हाइडिंग स्पॉट रिवील हो गया तो वो ऑलमोस्ट डूम्ड हो जाता है, और ये बात एक मीली फाइटर कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता। ये सब याद करते हुए चेयरमैन को प्रेजेंट में भी समझ आ गया कि सिर्फ हंटर्स में ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और कॉम्बैट दोनों में मोबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चेयरमैन को अच्छे से पता था कि ये कॉन्सेप्ट उसके अपने देश की हंटर लीग में ज्यादा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां के काफी टॉप हंटर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे या रिटायर हो गए थे। ये सोच ज्यादातर एलिट लीग्स और इंटरनेशनल लेवल पर ही चलती है। इसी बात ने चेयरमैन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़का ग्लोबल लेवल पे सोच रहा है। अभी तक हंटर लीग में डेब्यू भी नहीं किया, फिर भी उसकी सोच काफी बड़ी थी। इसलिए बुढ़ा ये सोचता रह गया कि क्या प्रोटैगनिस्ट अपने आप को ज्यादा समझ रहा है या फिर बस अपनी स्किल्स को परफेक्टली समझ के असर्ट कर रहा है। उधर चांगह्योन ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया तो उसे पता चला कि उसका स्लीपिंग फुल ब्लूम उसकी ग्रोथ स्पीड को उसकी पहली जिंदगी से काफी ज्यादा तेज बना रहा है। फुल ब्लूम मेनली स्टैट्स की ग्रोथ को फास्ट करता है
और अचीवमेंट्स के बदले स्किल्स भी देता है। जब ये स्किल एक्टिवेट होती है तो स्टैट्स को एक बड़ा बूस्ट भी मिलता है। थोड़ी देर बाद डोजन किम ने वेट्स नीचे रखे और अपने दोस्त से पूछा कि वर्कआउट के बाद उसके क्या प्लान्स हैं और क्या वो उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहता है। प्रोटैगोनिस्ट को अच्छे से पता था कि एकेडमी का स्टूडेंट होने के नाते डोजन किम को उसकी तरह इतनी हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके स्टैट्स ऑलरेडी काफी अच्छे थे। इसलिए चांगह्योन ने सीधा बोल दिया कि अभी वो इतने क्लोज नहीं है, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं है। ये बात डोजन किम को भी लॉजिकल लगी। फिर चांगह्योन ने प्रपोज किया कि दोनों स्पैरिंग करते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग रूम के अंदर दोनों मिडिल स्कूलर्स तलवारें पकड़ के एक दूसरे के सामने खड़े थे। डोजन किम शॉक हो गया ये देख के कि मार्क्समैन होते हुए भी चांगह्योन को स्वॉर्ड्समैनशिप आती है। चांगह्योन ने कैजुअली बोला कि उसे थोड़ी बहुत आइडिया है। ब्लॉन्ड लड़के को पता था कि अगर चांगह्योन पिस्टल्स यूज करता तो वो सीधा हार जाता, लेकिन उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि स्वॉर्ड फाइट में वो जीत सकता है। ये सोच के हीरो ने हल्की सी स्मर्क दी और सीधा डोजन किम की तरफ चार्ज कर दिया। बस फिर क्या, दोनों की तलवारें टकरा गईं। दोनों ऑलमोस्ट बराबर लग रहे थे। ये देख के ब्लॉन्ड लड़का थोड़ा कांपने लगा। उसने अपने हाथों को देखा और थोड़ा पीछे हट गया। डोजन किम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि चांगह्योन एक नॉर्मल स्वॉर्ड यूज कर रहा था, फिर भी उसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तब चांगह्योन ने अपनी अर्केन वेपन ट्रांसम्यूटेशन यूज करके स्वॉर्ड का शेप बदल दिया। जैसे ही उसने स्पीयर बनाई, डोजन किम को दोनों के बीच का गैप समझ आने लगा। चांगह्योन ने स्पीयर घुमाई, जिसे डोजन किम ने मुश्किल से ब्लॉक किया। अब सिचुएशन और टाइट हो गई, क्योंकि अपोनेंट के पास ज्यादा रेंज थी। और जब चांगह्योन ने अपना वेपन फिर से मॉफ किया तो डोजन किम को वर्स्ट का डर लगने लगा। अगले ही पल उसने देखा कि चांगह्योन के हाथ में एक जाइंट स्वॉर्ड आ चुकी है। इतनी बड़ी तलवार देख के डोजन किम के पास उससे ओवरपावर करने का कोई आइडिया ही नहीं बचा। चांगह्योन ने जाइंट स्वॉर्ड घुमाई और थोड़ी ही देर बाद ब्लॉन्ड लड़का पूरी तरह थक चुका था। तब चांगह्योन ने उससे पूछा कि उसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है, स्पेशली जब उसने उसे अपना राइवल बोला था। डोजन किम ने कहा कि दोनों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सुन के चांगह्योन को हंसी आ गई, क्योंकि वो अभी फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। ये बात डोजन किम के लिए एक बड़ा शॉक थी। चांगह्योन का फेस काफी सीरियस हो गया और ये देख के डोजन किम को फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि दोनों के बीच का गैप काफी बड़ा है। फिर प्रोटैगोनिस्ट ने कामली एक्सप्लेन किया कि डोजन किम क्यों हारा, क्योंकि वो गलत रोल प्ले कर रहा था। चांगह्योन ने उसकी स्ट्रेंथ्स देखी और स्वॉर्ड के साथ कंपेयर किया। उसने बोला कि डोजन किम के रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं और दिमाग भी तेज चलता है, लेकिन ये क्वालिटीज उसकी करंट वेपन के साथ मैच नहीं करती। इसलिए चांगह्योन ने सजेस्ट किया कि वो अपना मेन वेपन किसी ज्यादा फास्ट चीज में स्विच करे, जैसे रेपियर। ये बोलते ही चांगह्योन ने अपनी स्वॉर्ड को रेपियर में मॉफ कर दिया। लेजेंडरी प्लेयर के हिसाब से डोजन किम को हमेशा अपने अपोनेंट पर फास्ट थ्रस्ट की बैराज से अपर हैंड लेना चाहिए। ये सब सुनके वो लड़का काफी अमेज्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या वो सच में रेपियर मास्टर कर पाएगा। उस दिन बाद में जब दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे तो रेपियर के टॉपिक पर ही बात कर रहे थे। तभी हमारे हीरो ने देखा कि एक बंदा एक हंटर का मजाक उड़ा रहा है। बोल रहा था कि एक वीक एकेडमी स्टूडेंट के साथ स्पार करके खुद पे इतना घमंड कर रहा है। जब चांगह्योन ने स्क्रीन के सामने खड़े उस बैडमाउथ करने वाले को देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि ये बंदा उनकी स्पैरिंग सेशन पे नजर रखे हुए था। और जब उसे समझ आया कि जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद वही अवेकनर है, तो हीरो ने अज्यूम कर लिया कि ये बंदा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। चांगह्योन को ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसने सीधा बोल दिया कि ये बंदा खुद भी वीक एकेडमी स्टूडेंट्स को नहीं हरा सकता। ये सुनके बुली भड़क गया और प्रोटैगोनिस्ट ने जानबूझ के और प्रोवोक करना शुरू कर दिया। आखिर में उसने सीधा प्रपोज कर दिया कि जो भी दिक्कत है कॉम्बैट में सेटल कर लेते हैं। बैड माउथर ने तुरंत हाँ बोल दी, लेकिन तब चांगह्योन ने नोटिस किया कि इस बंदे का स्कोर फर्स्ट स्टेज में उसके बराबर था और स्टैट्स भी काफी डिसेंट लग रहे थे। हीरो को अच्छे से पता था कि अगर सिर्फ रॉ पावर पे फाइट हुई तो वो पक्का हारेगा, क्योंकि उसके स्टैट्स सामने वाले से काफी कम थे। फिर भी उसका मानना था कि जीतने के लिए उसे अपना सिग्नेचर वेपन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों ट्रेनिंग रूम में आमने सामने खड़े थे। चांगह्योन को पता था कि उसका अपोनेंट जुनसंग टॉप लेवल न्यूबी है और गन्स अब काम के नहीं, क्योंकि वो अब कोई सीक्रेट नहीं रहे। जुनसंग ने मैच स्टार्ट करने को कहा और हीरो ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए भी कि जीत गारंटेड नहीं है। फिर भी प्रोटैगोनिस्ट ने डिसाइड किया कि वो फाइट को एंड तक लेके जाएगा। उसने पहला अटैक किया, जिसे जुनसंग ने ईजिली डॉज कर लिया। डिस्टेंस बना के जुनसंग ने 2 नाइव्स हीरो की तरफ फेंकी, जिन्हें चांगह्योन ने अपनी स्वॉर्ड से झटक दिया। ये देख के बुली के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि 2 और नाइव्स चांगह्योन की पीठ की तरफ जा रही थीं। ये देख के चांगह्योन का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसके पास डॉज करने का टाइम ही नहीं था। तभी वो प्रोजेक्टाइल्स डिफ्लेक्ट हो गए। हीरो को रिलीफ मिला, क्योंकि आर्टिफैक्ट की कॉपी के रेप्लिका ने एक शील्ड बना दिया था जो उसे बचा गया। लेकिन अब वो कंफ्यूज था कि इस नाइफ थ्रोअर को कैसे गिराए। जुनसंग टेलीकिनेसिस यूज करके अपने प्रोजेक्टाइल्स गाइड कर रहा था।
अपना अटैक ऐसे मिस्टीरियसली ब्लॉक होते देख के उसने अज्यूम कर लिया कि अपोनेंट के पास भी कोई सीक्रेट स्किल है। इसके बाद चांगह्योन ने खुद का एक थ्रोइंग नाइफ बनाया और बुली की तरफ फेंक दिया। जुनसंग को ये काफी फनी लगा क्योंकि उसका स्किल इस नाइफ को भी इजीली रोक सकता था, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन सब कुछ हीरो के प्लान के मुताबिक चल रहा था क्योंकि वो अपनी ऑल सीइंग आई यूज कर रहा था। चांगह्योन ने और नाइफ्स निकाली और लगातार बुली की तरफ फेंकने लगा, सोचते हुए कि पहले अटैक ने उसके स्किल का लिमिट दिखा दिया है। हैरान जुनसंग ने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी एबिलिटी से 4 प्रोजेक्टाइल्स रोक लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी कम टाइम में इतने सारे टारगेट्स न्यूट्रलाइज करना उसके बस का नहीं था। जो नाइफ उसके कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर थी वही उससे लगनी थी और ऐसा ही हुआ। टेलीकिनेटिक को चोट लगी और इसी के साथ प्रोटागोनिस्ट की जीत हो गई। पूरी स्पैरिंग साइलेंस में ऑब्जर्व की जा रही थी। किसी ने जज से पूछा कि क्या ये वही बंदा है जिसे उसने फर्स्ट प्लेस का कंटेंडर माना था। मिन सुक ली ने ब्लॉन्ड लड़के से उसकी ओपिनियन पूछी। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया और आई ऑफ एनालिसिस यूज की। उसके हिसाब से हीरो के पास काफी स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल दिमाग है, थोड़ा ट्रिकी नेचर है और स्टैट्स बस एवरेज हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिनसुक ली ने पहले सोचा था। ब्लॉन्ड लड़के को भी समझ आ गया कि जज को प्रोडिजी की स्किल्स का अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि अगर हीरो को पहले से पता ना होता कि सामने वाला टेलीकिनेसिस यूज करता है तो वो जीत ही नहीं पाता। मिनसुक ली ने गेस किया कि ये लड़का शायद ब्लॉन्ड जैसे या फिर सुयाकमिन जैसे, जो फर्स्ट जनरेशन हंटर्स में से है, कोई सिमिलर स्किल रखता है। आई ऑफ एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल स्किल थी जो सिर्फ 2 लोगों को मिली हुई थी। ब्लॉन्ड बंदे ने बोला कि शायद जज उस लड़के को थोड़ा ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन मिनसुक ली ने कहा कि हो सकता है वो लोग उसकी असली एबिलिटी को कम समझ रहे हों। आखिर उसने सर्वाइवल गेम के अंदर छुपा हुआ डंजन ढूंढ लिया था और प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम क्लोन के सर्किट तक टारगेट कर लिए थे। जज के हिसाब से अगर ये लड़का कभी डिवीजन 1 लीग में एंटर करे तो लोग उसे वापस आया हुआ समिट किम समझ लेंगे। फिर उस आदमी ने ब्लॉन्ड से पूछा कि क्या वो इस प्रोडिजी को अपने अंडर लेना चाहेगा और उसने हाँ बोल दी। आई ऑफ एनालिसिस सिर्फ स्टैट्स दिखा सकती है, स्किल्स नहीं। फिर भी ये लड़का अपने अपोनेंट की स्किल पहले ही गेस कर गया और उसको काउंटर करने का प्रॉपर प्लान बना लिया। जज को वो नाइफ वाला ट्रिक भी याद आ गया और उसने पूछा कि क्या उस लड़के को ऑलरेडी किसी टीम में डाल दिया गया है। जज ने थोड़ी इरिटेशन के साथ बताया कि ये डिसीजन रियलिटी शो के स्पॉन्सर्स ने लिया है। ये सुनके वो और एनॉयड हो गया क्योंकि वो लड़के को अपनी टीम में लेना चाहता था। उधर ट्रेनिंग रूम के अंदर प्रोटागोनिस्ट कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिस्टम किस चीज को अचीवमेंट मान रहा है। फिर भी उसने डिसाइड किया कि धीरे धीरे इस मिस्ट्री को खोलेगा। डोजुन किम एक्साइटेड होकर बोला कि शायद वो अपने नए वेपन के साथ हीरो को हरा दे। चांगह्योन वहां से निकलते हुए बोला कि ये बिल्कुल बकवास है। ब्लॉन्ड लड़के ने पॉइंट आउट किया कि वो काफी स्ट्रांग हो गया है। डोजुन किम ने कॉन्फिडेंटली बोला कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप कभी इतनी अच्छी नहीं थी। हीरो भी इस बात से मना नहीं कर पाया क्योंकि उसकी एडवाइस काफी इफेक्टिव रही थी। फिर भी दोनों के बीच लेवल का गैप अभी भी काफी बड़ा था। आखिर दोनों मिडिल स्कूलर्स ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गए। क्लासरूम के अंदर कैमरा सेट थे। तभी दरवाजा खुला और डोजुन किम अंदर आया। प्रोटैगोनिस्ट को लगा कि क्लासरूम में होने का मतलब शायद लेक्चर होने वाला है। थोड़ी ही देर में तीनों जजेस भी आ गए। अराजो ने उन्हें ग्रीट किया और बोला कि उसे उम्मीद है कि उन्होंने पिछले 7 दिन में अच्छा ट्रेनिंग किया होगा। उसने ऐड किया कि कुछ लोग काफी इंप्रूव हुए होंगे और कुछ इतने लकी नहीं रहे होंगे। फिर भी उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को अभी बहुत आगे जाना है। उसके कलीग ने समझाया कि पोटेंशियल होने के बावजूद वो अभी प्रोफेशनल हंटर्स के सामने काफी वीक हैं। इसीलिए जजेस ने इंस्ट्रक्टर्स की एक टीम बनाई। जैसे ही टीचर्स क्लास में आए, जजेस ने बताया कि हर इंस्ट्रक्टर हाईएस्ट लीग में खेल चुका है और काफी बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर चुका है। ये इंस्ट्रक्टर्स उन्हें उनके प्रॉपर रोल्स में ग्रो करने में मदद करेंगे ताकि बाद में हंटर लीग जैसे 3-on-3 टेस्ट मैच खेला जा सके। जैसे ही टीचर्स ने अपनी माना मैनिपुलेशन दिखाई, हीरो और बाकी 19 कंटेस्टेंट्स दोनों ही प्रेशर फील करने लगे। चांगह्योन काफी इम्प्रेस्ड हो गया। पहला इंस्ट्रक्टर संजुन ली ने इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि उसे लेजी और हाफ हार्टेड लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसने क्लियरली बोला कि उसे एरोगेंस से नफरत है, इसलिए स्टूडेंट्स को हम्बल रहना होगा और लेक्चर्स का मजाक नहीं उड़ाना होगा। फिर जजेस ने बताया कि फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड का यूज करके हर स्टूडेंट को उसका प्रॉपर रोल असाइन किया गया है। सबसे पहले प्रोटैगोनिस्ट का नाम आया जिसे क्लोज रेंज फाइटर बोला गया। ये सुनके चांगह्योन बिल्कुल स्टंट रह गया। बाद में गनर होने के बावजूद चांगह्योन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्लोज रेंज फाइटर क्यों माना गया। तब उसने नोटिस किया कि वो स्वॉर्ड प्रोडिजी ह्यू और उसके दोस्तों के साथ खड़ा है, सब के सब हाई पोटेंशियल हंटर्स। ट्रेनिंग ग्राउंड में आते ही टीचर ने जोर से चिल्लाके बोला कि सब अपना पहले का नॉलेज भूल जाओ, क्योंकि एकेडमी किसी भी हो, तुम सब अभी भी डिवीजन 3 हंटर्स से कमजोर हो। इंस्ट्रक्टर्स ने फिर समझाया कि ऑफिशियल मैचेस में सब लोग स्किल्स और आइटम्स जैसे एयर एंकर और एयरबिट यूज करते हैं ताकि मोबिलिटी और कंट्रोल और बेहतर हो।
इंस्ट्रक्टर ने आगे बताया कि परफॉर्मेंस का लेवल यहाँ तक होता है कि जब रूकीज अभी ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं तब हंटर्स की सबसे वीक डिवीजन भी हवा में फाइट कर सकती है। ये सुनके चांगह्योन सोचने लगा कि इससे हंटर्स और ज़्यादा शो ऑफ कर पाएंगे, फैंसी माना एक्टिवेटेड गैजेट्स यूज़ करके। इंस्ट्रक्टर ने क्लियरली बोल दिया कि जो क्लोज रेंज फाइटर इन आइटम्स को मास्टर नहीं कर सकता उसे वो सिखा ही नहीं सकता। इतना बोलते ही लेसन स्टार्ट हो गया। काफ़ी लोग वायर्स में उलझ गए, जिसे देख के हीरो को लगा कि पहली बार अडैप्ट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में उसका इन गैजेट्स पर फुल कंट्रोल था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पहले चेक करे कि उसके रिफ्लेक्सेस अभी भी वैसे ही हैं या नहीं। जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला था, उसने देखा कि टीचर एक कंटेस्टेंट पर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि फ्यूचर हंटर्स का हिस्सा होके भी इतना वीक कैसे हो सकता है। फिर वो दूसरे बंदे पर भड़क गया जो अपनी ही केबल में फंसा हुआ था, और बोला कि तू डिवीजन 3 भी सर्वाइव नहीं करेगा। इतनी शाउटिंग के बीच हीरो का फोकस टूट रहा था। तब उसने ऊपर देखा और अपने दोस्तों को स्ट्रगल करते हुए देखा, जो एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि किसी ने उन्हें सही तरीका समझाया ही नहीं था। उसने ब्लॉन्ड बंदे को नीचे आने को बोला, कहके कि वो सब गलत कर रहा है। ये सुनके वो लड़का थोड़ा क्यूरियस हो गया। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर आया। डोजुन किम ने अपने दोस्त को टोकते हुए बोला कि टेस्ट पास आ रहा है और तू ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा। हीरो ने उल्टा उसे बोला कि तू अपनी टेंशन ले, क्योंकि तू तो पक्का फेल होने वाला है। इस पे लड़के ने सही मेथड पूछ ली। प्रोटैगोनिस्ट ने समझाया कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्वॉर्ड्समैन को पहले सही साइज का रोप जनरेट करना होता है और उसमें स्टेडी माना फ्लो डालना होता है। फिर उससे अपने सेंटर ऑफ मास पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हवा में जाने के बाद कोर ही सेंटर ऑफ मास का काम करता है। इतना बोल के उसने अपनी केबल बुलाई और वॉल पर फेंक दी। थोड़ा फोकस करने के बाद हीरो हवा में जंप किया और स्मूथली लैंड हो गया। चांगह्योन ने बताया कि हवा में लैंडिंग और बॉडी मैन्यूवर करने का ये बेस्ट तरीका है और माना फ्लो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। डोजुन किम ने दोस्त की बातें याद करके अपना एंकर वॉल पर मारा, थोड़ी देर फोकस किया और फिर ग्रेसफुली हवा में जंप करके सीधा पैरों पर लैंड हो गया। ये देख के वो काफ़ी खुश हो गया। उसे लगा कि इससे उसका बड़ा पोटेंशियल दिख गया है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर दोनों पर चिल्ला पड़ा, बोल के कि लेक्चर के बीच बकबक क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि तुम दोनों में डिटर्मिनेशन की कमी है। फिर हीरो से उसका नाम पूछ लिया। चांगह्योन ने अपना नाम बताया। समझ गया था कि बंदा उनका एटीट्यूड सुधारना चाहता है। गुस्से में इंस्ट्रक्टर ने बोला कि इतनी कम प्रैक्टिस के बावजूद अगर ये इतना कर पा रहा है तो ये उसकी बड़ी टैलेंट का प्रूफ है। हीरो ने तुरंत हाँ कर दी, सोचते हुए कि टीचर की बात मान लेना ही बेटर है। फिर भी उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि एरियल फाइटिंग का टेस्ट किस टाइप का होने वाला है, और क्योंकि हीरो एक री इनकॉर्नेशन था, वो असल में अपने इंस्ट्रक्टर से भी मेंटली ज़्यादा मैच्योर था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा बहुत टीचर को भी सिखा देगा। इतना कहने के बाद इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है और सब लोग रेडी हो जाएं। बाद में जब मीली फाइटर लिस्ट में हीरो का नाम आया तो काफ़ी लोग क्यूरियस हो गए। ये बात 3 जजेस के बीच डिस्कस हुई। मिनसुक ली ने अज्यूम किया कि शायद अराजो ने उसे गलत ग्रुप में डाल दिया है। इस पे अराजो ने एक्सप्लेन किया कि हीरो को क्लोज रेंज वेपन्स का थोड़ा आइडिया है और वो काफ़ी प्राइडफुल भी है, इसीलिए उसे संजुन के अंडर रखा गया। ये सुनके उनके कलीग को समझ आ गया कि वो एक न्यूबी हंटर को हाईएस्ट डिवीजन के टीचर से इंटिमिडेट करना चाहती है। अराजो ने गुस्से में बोला कि अब कोई टर्निंग बैक नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम का मेन पर्पस ही न्यूबीज को सिखाना है। उसके हिसाब से रियलिटी में लाने के लिए एरोगेंट रूकीज जैसे चांगह्योन को झटका देना जरूरी है। उसी टाइम टीचर ने एक्सप्लेन किया कि टेस्ट का गोल ये है कि एयर एंकर को एक काफ़ी ऊंचे पोल पर वापस ले जाना। ऑफिशियली टेस्ट स्टार्ट करने से पहले संजुन ने सबको घूर के देखा और बोला कि जो लोग ट्रेनिंग में स्लैक कर रहे थे उन्हें ये टेस्ट क्लियर करना ही होगा, वरना वो हंटर्स कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनके चांगह्योन को थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये टेस्ट असल में उसे कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए ही बनाया गया है। प्रोटैगोनिस्ट ने तुरंत टीचर से पूछ लिया कि अगर वो पास हो गया तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा। इस पे डिवीजन एक हंटर संजुन ने बोला कि अगर वो सक्सीड कर गया तो क्लास में जो चाहे कर सकता है। संजुन को पूरा यकीन था कि हीरो फेल ही होगा, क्योंकि उसने एंकर 100 मीटर की हाइट पर सेट किया था, जो किसी भी एयर एंकर न्यूबी या इवन इंटरमीडिएट के लिए टाइम पे रीच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब बाकी स्टूडेंट्स बुरी तरह फेल हो रहे थे तो टीचर और भी श्योर हो गया कि ये टेस्ट पास ही नहीं हो सकता। तभी उसकी नज़र एक ऊपर उठती हुई ब्लेड पर पड़ी। संजुन हैरान रह गया जब उसने स्वॉर्ड प्रोडिजी को अपनी ही लेविटेटिंग स्वॉर्ड का यूज़ करके उड़ते हुए देखा। टीचर चाहता था कि वो एंकर का यूज़ करे, लेकिन फिर भी उसे लगा कि शायद ये बंदा टेस्ट क्लियर कर ही लेगा। इतने में किसी का इम्प्रेस्ड रिएक्शन उसका ध्यान खींच गया और वो खुद भी थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गया। सीन देख के टीचर कन्फ्यूज रह गया, क्योंकि हीरो बिना किसी दिक्कत के एयर एंकर यूज़ करके ऊपर चढ़ रहा था। संजुन और भी शॉक्ड था, क्योंकि लड़का हाइट से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। सब कुछ स्मूथ चल ही रहा था कि अचानक हीरो के एयर बूट्स मालफंक्शन हो गए। एकदम से वो नीचे गिरने लगा और टीचर के लिए ये मोमेंट हॉरर जैसा था, लेकिन चांगह्योन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई।
क्योंकि उसने तुरंत अपना एयर एंकर पकड़ा, रोप को जोर से खींच के अपना बैलेंस वापस बना लिया। गिरना रुकते ही हीरो फिर से ऊपर की तरफ रश करने लगा, सीधा 100 मीटर के गोल की तरफ। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट ने एंकर पकड़ लिया। इंस्ट्रक्टर बिल्कुल स्टन्ड रह गया, क्योंकि उसके हिसाब से किसी को भी ऐसे गैजेट्स यूज करके टेस्ट क्लियर नहीं करना चाहिए था, वो भी बिना पहले कभी प्रैक्टिस किए। थोड़ी देर बाद संजुन ने फिर से लेक्चर स्टार्ट किया और बताया कि क्लोज रेंज फाइटर्स या तो इनिशिएटर्स होते हैं, जो फाइट स्टार्ट करते हैं और अपोनेंट्स को इमोबिलाइज करते हैं, यूजुअली टीम फाइट्स और कंट्रोल के लिए स्किल्स रखते हैं। ये थ्योरी सुन के हीरो बोर होने लगा, क्योंकि फिजिकल लेसन के बाद ये सब उससे थोड़ा डल लग रहा था। संजुन ने आगे बोला कि क्लोज रेंज फाइटर्स मीली टाइप भी हो सकते हैं, जो इनिशिएटर्स के बाद फाइट में एंटर करते हैं। हीरो अपनी जीती हुई फ्रीडम एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था कि अब टीचर का उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बेट जीत चुका था। वैसे भी हंटिंग वर्ल्ड का इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से उसके लिए ऐसा टेस्ट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका असली कंसर्न तब स्टार्ट हुआ जब उसे अपनी पॉकेट में एक नोट मिला। एनोनिमस सेंडर ने बिना नाम बताए लिखा था कि वो हीरो से ट्रेनिंग सेंटर के बैकयार्ड में एग्जैक्ट 7 बजे मिलना चाहता है। चांगह्योन ने डिसाइड किया कि खुद जाके देख लेता है। जब वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। इससे उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी उसने कुछ अजीब फील किया, क्योंकि उसकी ऑल सीइंग आई ने कुछ स्ट्रेंज डिटेक्ट किया। जैसे ही वो उस चीज को एग्जामिन करने लगा, एंट्रेंस अचानक खुल गई और एक हिडन स्टेयरकेस रिवील हो गई। बिना ज्यादा सोचे प्रोटोगोनिस्ट उस सीक्रेट एरिया के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी नजर एक फिगर पर पड़ी जो सामने खड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मिन्सुक ली था। चेयरमैन ने स्माइल की जब उसने देखा कि लड़का इनवाइट एक्सेप्ट करके आ गया है। चांगह्योन ने तुरंत बोल दिया कि नोट के इंस्ट्रक्शंस काफी अनक्लियर थे और अज्यूम किया कि शायद ये उसकी इंटेलिजेंस का टेस्ट था। फिर उसने चेयरमैन से पूछा कि वो यहाँ क्यों है। बुढ़े आदमी ने एक्सप्लेन किया कि वो हीरो पर काफी टाइम से नजर रखे हुए है। हंटर्स नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्ट से ही, चाहे अभी सिर्फ एक एपिसोड ही रिलीज हुआ हो, लेकिन चेयरमैन ने उससे काफी ज्यादा देख लिया था, जो बाकी लोग नहीं देख पाए, और यहीं से लेजेंडरी बात आगे बढ़ने वाली थी। चेयरमैन उस बंदे को एक लेजेंडरी प्लेयर की तरह देख रहा था, क्योंकि वो उसके वर्कआउट्स के दौरान उसकी मूवमेंट स्पीड और ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्लियरली नोटिस कर पाया था। ये देख के वो प्रोडिजी से काफी फैसिनेटेड हो गया। उसने बोला कि उसने कंपटीशन का विनर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी, और ये सुनते ही चांगह्योन समझ गया कि वो सीधा उसकी ही बात कर रहा है। ग्रैंड विनर के तौर पर चेयरमैन के हिसाब से हीरो का डेस्टिनी था कि वो फाइनेंस लीग में एंटर करे, बल्कि उसे भी सरपास करे। तब हीरो को याद आया कि नोट में इंटरेस्टिंग सीनरी का प्रॉमिस किया गया था, जिसे चेयरमैन ने कंफर्म किया। अगले ही मोमेंट एक सीक्रेट रूम खुल गया, जिसमें एस रैंक वेपन्स और माना इक्विपमेंट भरे पड़े थे। चांगह्योन बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब उसके सामने क्यों रिवील किया जा रहा है। बुढ़े आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो ये सब चाहता है। ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि उन वेपन्स में से एक वो भी था जो उसने अपनी पहली जिंदगी में यूज किया था। कैलिबर एक पावरफुल ग्रेट स्वॉर्ड, जो उसे एक जीत के बाद यूज करने का हक मिला था। जैसे ही उसने वेपन हाथ में लिया, उसे एक अलग ही फील आई, और जब उसने उसे म्यूटेट करके फायर आर्म बनाया तो फील और भी बेटर हो गई। मिन्सुक ली ने एक्सप्लेन किया कि वो या तो ये वेपन्स लैंड कर सकता है या फिर उनका ओनर भी बना सकता है। उसने ये भी बोला कि यहाँ के वेपन्स मूरा के वर्कशॉप के बनाए हुए किसी भी वेपन से कई ज्यादा सुपीरियर हैं। चांगह्योन ने कामली बोला कि एंड में ये सब सिर्फ टूल्स ही हैं, और सीधा पॉइंट पे आने को कहा। ये सुन के चेयरमैन थोड़ा इंट्रिग्ड हो गया, क्योंकि नॉर्मली लोग उसकी पोजीशन समझ के उसकी तारीफ करने लगते थे, लेकिन ये लड़का बिना बटरिंग के डायरेक्ट बिजनेस पे आ गया था, जो काफी रेयर था। फिर चेयरमैन ने प्रोडिजी को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने का ऑफर दिया, बोलते हुए कि वो इस रूम का कोई भी वेपन फ्रीली यूज कर सकता है। प्रोटेगोनिस्ट ने सीधा पूछ लिया कि उसके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। चेयरमैन ने उल्टा उससे पूछा कि क्या उसे पता है हंटर एसोसिएशन अपने मेंबर्स को क्या क्या देता है। चांगह्योन ने हाँ बोला, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके लिए वो सब यूजफुल नहीं है। ये कह के उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और एग्जिट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था। ये देख के बुढ़ा हंटर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। चेयरमैन ने बोला कि हीरो काफी ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसने बहुत से टैलेंटेड लोगों को फर्स्ट डिवीजन तक नहीं पहुंच पाते देखा है। लेकिन हीरो ने साफ बोला कि उसे ये सब जानने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ अपनी परवाह है। उसने चेयरमैन को एस क्लास वेपन्स दिखाने के लिए थैंक यू बोला और फेयरवेल कह के सरफेस की तरफ चला गया, चेयरमैन को अकेला और कंफ्यूज छोड़ के। थोड़ी देर बाद क्लासरूम का डोर खुला। डोजुन किम दौड़ता हुआ आया और अपने दोस्त को चेक किया, बोलते हुए कि वो टेंशन में था कहीं लेट ना हो जाए। चांगह्योन ने बोला कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल है। इस पे उसका दोस्त बोला कि वो हमेशा उसे एंग्सियस कर देता है, जैसे जब उसने टीचर के साथ बेट लगाई थी। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि लेट होने पर बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ब्लॉन्ड ने पूछा कि वो कहाँ था।
तो चांगह्योन ने कैजुअली बोला कि वो एक ओल्ड मैन से मिल रहा था, वो सोच रहा था कि चाहे वो ऑफर एक्सेप्ट करता या नहीं। अपनी पास्ट लाइफ के नॉलेज के साथ वो बिना किसी सपोर्ट के भी काफ़ी आगे जा सकता है। ऊपर से जीत के बाद उसे मूरा के वर्कशॉप से एक टेलर मेड वेपन मिलना ही था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले खुद को और इम्पॉर्टेंट बनाएगा, फिर अपना मूव चलेगा। लेजेंडरी प्लेयर खुद से खुश होते हुए ये भी सोचने लगा कि अगर सब फेल हो गया तो वो अपनी खुद की टीम बना लेगा। थोड़ी ही देर में जजेस ने अनाउंस किया कि उन्हें उम्मीद है कि लेसन्स यूजफुल रहे होंगे, क्योंकि अब 3v3 फाइट्स अर्बन जोन में स्टार्ट होने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो टीम जीतेगी वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगी और जो हारेगी वो शो से बाहर हो जाएगी। अराजो काफ़ी ईगर थी देखने के लिए कि कौन विक्टर्स बनेगा। जजेस ने आगे बोला कि विनर्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए माना फ्लो स्टोन दिया जाएगा, ताकि आगे के मैचेस और भी इंटेंस और एक्साइटिंग हो सकें। ये बात सुन के हीरो काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि माना फ्लो स्टोन माना की क्वालिटी को बूस्ट करता है, और यही चीज़ उसे चाहिए थी ईथर यूज़ करने और फ्यूचर स्किल्स अनलॉक करने के लिए। इसके बाद प्रोटैगोनिस्ट और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गया कि सेकंड स्टेज में पक्का जीतेगा। मिन्सुक ली ने एक्सप्लेन किया कि फाइट्स लाइव टीवी पे दिखाई जाएंगी और यही रियल क्वालिफायर्स होंगे। साथ ही सबको याद दिलाया कि वो अभी लाइव ब्रॉडकास्ट पे हैं। फिर अराजो ने बताया कि जो अपनी क्लास में हाईएस्ट स्कोर लाएगा उससे पहले टीम ड्राफ्ट करने का मौका मिलेगा। जजेस ने कंटेस्टेंट्स को वेटिंग रूम में जाने को बोला और टीममेट्स चूज करने को कहा, क्योंकि बैटल्स जल्दी स्टार्ट होने वाले थे। इसके साथ ही कैमरास ऑफ हो गए। कैमरास का प्रेशर हटने के बाद अराजो सोचने लगी कि प्रोटैगोनिस्ट ने फर्स्ट स्टेज में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर भी सिर्फ एरोगेंस दिखाई और किसी की परवाह नहीं की, जबकि स्किल्स उसके पास फुल थे। इसीलिए उसने सोचा कि टीम बैटल ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। मिन्सुक ली तुरंत समझ गया कि वो हीरो के बारे में ही सोच रही है, और उसे थोड़ा अजीब लगा कि वो कितनी ऑब्वियस हो रही थी। मिन्सुक ली ने पॉइंट आउट किया कि बचे हुए 20 कंटेस्टेंट्स अभी टीम फाइट्स के लिए रेडी नहीं हैं, खासकर एरियल कॉम्बैट के लिए, और वैसे भी अराजो ज़्यादा इंडिविजुअल स्किल्स टेस्ट करती है। तब अराजो ने रिवील किया कि वो चाहती है कि हीरो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए, क्योंकि चाहे वो एरियल गियर में स्ट्रांग हो, एक अकेला भेड़िया अगर अकेला रहा तो शिकार बन ही जाता है। अराजो ने यह भी बोला कि हीरो को स्ट्रगल होगा, क्योंकि उसके स्टैट्स लो हैं और मैप काफ़ी बड़ा होगा, जहां हंटर्स को लंबे डिस्टेंसेस क्विकली कवर करनी पड़ेंगी। ये सुनकर उसके कलीग ने थॉट मारा कि वो हीरो के साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड लग रही है। अराजो ने एक्सेप्ट किया कि वो उसके पोटेंशियल पे ट्रूली बिलीव करती है, लेकिन उसके अपने भले के लिए ज़रूरी है कि वो डिफीट का टेस्ट ले। थर्ड जज ने भी अग्री किया, बोलते हुए कि एक एरोगेंट न्यूबी हंटर का गिरना तय होता है, क्योंकि इवन बेस्ट प्लेयर भी एक केयरलेस सेकंड में सब कुछ लूज कर सकता है। तब दूसरे जज ने अपना ओपिनियन दिया कि डूम, प्राइड और एक विनर की ओवर कॉन्फिडेंस, हंटर लीग जैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सब एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। मिन्सुक ली ने एंड में बोला कि वो अपने कलीग्स के डिज़ाइन किए हुए टीम बैटल में प्रोडिजी का परफॉर्मेंस देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वेटिंग रूम के अंदर प्रोटैगोनिस्ट शॉक हो गया जब उसे पता चला कि पहले पिक उससे करनी है। स्टाफ मेंबर ने कंफर्म किया कि ये इसलिए है क्योंकि उसका स्कोर सबसे ज़्यादा था। ये सुनके हीरो के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ गई। अगले ही मोमेंट ग्रेविटी वीडर शॉक में आ गया जब उससे हीरो की टीम में ड्राफ्ट कर लिया गया। उससे लगा प्रोटैगोनिस्ट उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसने जानबूझ के उसे पिक किया था। इससे उससे और क्लियर हो गया कि हीरो काफ़ी ईगोइस्टिक है और अभी तक उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि वो उससे हार चुका था। लेकिन ग्रेविटी वीडर ने ज़्यादा कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उसे पहले से पता था कि लेजेंडरी प्लेयर किस लेवल का है। आखिरकार हीरो उसे ईजिली कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो अभी एक टीनेजर ही था। उसने सीधा बोल दिया कि वो इस राउंड को जीतना चाहता है। चांगह्योन ने फिर एक चार्मिंग आवाज़ में एक्सप्लेन किया कि उसे उन सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुन के पहला बुली बिल्कुल चुप हो गया और बाकी लोग ऑलमोस्ट उल्टी करने जैसे हो गए। खुद हीरो को भी अपने आप से थोड़ी घिन आई, क्योंकि विन के लिए उसे इतना ड्रामा करना पड़ रहा था। टेलीपैथ ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। चांगह्योन ने हाँ बोला और कहा कि उन्हें टीम में लेने का सिर्फ यही रीज़न था, और साथ ही क्लियर कर दिया कि उन्हें उसकी बात मानना पड़ेगा। फिर हीरो ने बुलीज को क्वाइटली बताया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनका क्या हाल होगा, और ये सब उसने धीरे से कहा ताकि पनिशमेंट पब्लिक ना हो। ये सुनते ही ग्रेविटी वीडर बिल्कुल शॉक और पैनिक में चला गया। ये देख के प्रोटैगोनिस्ट और इरिटेट हो गया, क्योंकि वो उससे ये नहीं बता सकता था कि वो असल में अपनी टीनेज लाइफ दोबारा जी रहा है। इसलिए उसने उसके शोल्डर्स पकड़े और कामली बोला कि बस उसके कमांड्स परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करे। चांगह्योन ने फिर थोड़ी खौफनाक टोन में बोला कि अगर उनसे कोई भी गलती हुई तो उसका फायदा सिर्फ दुश्मन को मिलेगा और नुकसान सिर्फ उसको होगा। ये सुनके उसके दोनों टीममेट्स काफ़ी डर गए। थोड़ी ही देर बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया, जहां रूल सिंपल था, अगर कोई कंटेस्टेंट ग्राउंड को टच करे या हैंडीकैप्ड कंडीशन में पकड़ा गया तो सीधा एलिमिनेट, और जो टीम हारेगी वो पूरा कॉम्पिटिशन से बाहर। चांगह्योन टेलीपोर्ट होकर एरियल एरेना में पहुंच गया और फाइट स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ईगर था। उसने तुरंत रियलाइज़ किया कि वो सेंटर के पास एक स्काईस्क्रेपर पे बिल्कुल अकेला खड़ा है। फिर उसने अपने टीममेट से उनकी लोकेशन पूछी, जो उन्होंने तुरंत बता दी।
ये सुन के हीरो ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसाइड कर लिया। चांग ह्योन ने अपने टीममेट्स को ऑर्डर दिया कि चाहे कुछ भी हो, सेंटर तक पहुंचना है और किसी भी टाइप की लड़ाई से बच के रहना है। फिर उसने अपनी गन समन की, सोचते हुए कि एरेना इतना बड़ा है और प्लेयर्स इतने कम हैं कि डायरेक्ट इंट्रैक्शन कम ही होगा। इसका मतलब ये भी था कि दुश्मन को बाहर निकालने के लिए उससे खुद ही बेट बनना पड़ेगा। तभी अचानक एक शॉट फायर हुआ, जिससे हीरो ने तुरंत डॉस कर लिया। उसके टीममेट ने पूछा कि क्या वो ट्रबल में है, तो चांग ह्योन ने कैजुअली बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता था कि जो आर्चर उसे एम्बुश करने की कोशिश कर रहा था वो अकेला है, इसलिए ज़्यादा थ्रेट नहीं है। फिर हीरो ने सोचा कि उसे मैप के सेंटर के सबसे हाई पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। थोड़ी ही देर में चांग ह्योन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और उसके टीममेट्स भी अपनी अपनी हिडन पोजीशंस ले चुके थे। हीरो ने उनसे पूछा कि क्या वो उसे देख पा रहे हैं, जिसका जवाब हाँ में आया, लेकिन उन्होंने बोला कि वो खुद उन्हें नहीं देख सकता। ये सुन के चांग ह्योन ने अपना मास्टर प्लान शुरू कर दिया। उसने सीधा अपनी गन आसमान की तरफ एम करके कुछ लाउड शॉट्स हवा में फायर किए। अब उसे बस पेशेंस के साथ वेट करना था। थोड़ी ही देर में पहला चैलेंजर आ गया, जो फ्रेंडली टोन में पूछता है कि वो यहाँ अकेला क्यों खड़ा है। चांग ह्योन ने तुरंत पहचान लिया कि ये स्वॉर्ड प्रोडिजी का दोस्त है। हन ने बताया कि वो 1-on-1 फाइट के मौके को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। उसने अपने टीममेट को इन्फॉर्म किया और हैंगियल ने ओपन ईयरपीस से सब सुन लिया था। हैंगियल ने हन से बोला कि अगर उसे लगता है वो गनर को हैंडल कर सकता है तो ट्राई करे और खुद के आने तक केयरफुल रहे। ये पूरी कन्वर्सेशन चुपके से सुन के चांग ह्योन को समझ आ गया कि उसे जल्दी करनी होगी, वरना पूरी टीम का अकेला सामना करना पड़ सकता है। हन ने फिर पूछा कि वो अकेला क्यों है और बोला कि चाहे चांग ह्योन मीली क्लास का टॉपर हो, वो हेड टू हेड फाइट में उसे हरा देगा। ये सुन के हीरो थोड़ा स्टन हो गया, सोचते हुए कि इसका मुंह तलवार से ज्यादा तेज चल रहा है। चांग ह्योन ने बोला कि हो सकता है वो अपनी टीम के साथ हो, लेकिन हन ने ये आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर दिया, बोलते हुए कि अगर ऐसा होता तो अब तक अटैक हो चुका होता। इसके बाद स्वॉर्ड्समैन सीधा मार्क्समैन पे चार्ज कर गया, बोलते हुए कि राउंड के एंड में उससे उसके राइवल के साथ फाइट के बारे में पूछेगा। चांग ह्योन मुश्किल से तलवार का अटैक ब्लॉक कर पाया और रियलाइज किया कि उसने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसलिए उसने कुछ स्टेप्स पीछे लिए और एक माना रोप बना के वहां से निकलने का ट्राई किया, लेकिन हन ने भी माना रोप यूज करके आसमान में ही उसका पीछा कर लिया। प्रोटैगोनिस्ट अपने अपोनेंट की स्पीड देख के काफी इंप्रेस्ड हो गया। ऊपर से हन लगातार बोलता जा रहा था, जिससे हीरो और शॉक हो गया कि चेस के बीच भी इसका मुंह बंद नहीं हो रहा। तभी चांग ह्योन ने अपनी रोप को खींच के मिड एयर डायरेक्शन चेंज किया और एकदम से अपोनेंट के पीछे पहुंच गया। उसने शूट करने की कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड्समैन ने आसानी से बुलेट्स ब्लॉक कर ली। ये देख के हीरो को समझ आ गया कि ये अप्रोच फेल हो रही है और उसने दोबारा एस्केप करने का डिसाइड किया। गन का इनफेक्टिव होना सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हन टॉप टियर कंटेस्टेंट्स में से एक था और ऊपर से हीरो का आर्टिफैक्ट का रेप्लिका ओरिजिनल जितना पावरफुल भी नहीं था। इसके साथ ही चांग ह्योन के लो माना रिजर्व्स भी उसके लिए एक और प्रॉब्लम बन रहे थे। तभी हमारे हीरो को फील हुआ कि अब वो दोनों अकेले नहीं रहे। हैंगियल, जिससे हीरो का सामना हो चुका था, कॉन्फिडेंटली बोला कि वो पक्का उससे हरा देगा। ये सुनते ही चांग ह्योन ने तुरंत अपने टीममेट से कांटेक्ट किया। जिजू ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे छुपा हुआ था और जुनसंग भी रेडी था। हीरो ने अपने एलाइज को रेडी रहने का सिग्नल दिया, जिससे सामने वाले थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए। फिर हीरो ने एक्शन का सिग्नल दिया और उसके अपोनेंट्स बीच में ही रुक गए। जब कुछ भी तुरंत नहीं हुआ तो अकेडमी के स्टूडेंट्स को लगा कि हीरो बस उनको फूल बना रहा है। इसी सोच के साथ प्रोडिजी ने अटैक लॉन्च किया, जिसे चांग ह्योन ने तुरंत डॉस कर लिया और समझ गया कि ये उसकी सिग्नेचर स्किल है। अब ग्रेविटी वीडर का टर्न था। हैंगियल को लगा कि ये भी बस एक ब्लफ होगा, लेकिन तब कुछ अजीब हो गया। अचानक एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल स्ट्राइक इनिशिएट हुआ। उसी पल हीरो के एयर बूट्स गायब हो गए और वो नीचे गिरने लगा, जिसे देख के अपोनेंट्स शॉक हो गए। लेकिन चांग ह्योन पैनिक नहीं हुआ, उल्टा उसके फेस पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। ये देख के दुश्मनों को लगा कि वो जानबूझ के तीनों को नीचे गिरा के मारना चाह रहा है। अगले ही मोमेंट अकेडमी स्टूडेंट्स के एयर बूट्स भी काम करना बंद कर गए और वो भी हीरो के साथ नीचे गिरने लगे। तभी टेलीकिनेसिस एक्टिवेट हुई। हीरो एक माना के जाल में सेफली रुक गया, जबकि हन और हैंगियल बिना कंट्रोल के गिरते रहे। तब प्रोडिजी को समझ आ गया कि वो पूरी तरह ट्रिक हो चुका है। इसी के साथ टीम ए के दोनों मेंबर्स कंपटीशन से एलिमिनेट हो गए। फिर एक एयर हुक हवा में लॉन्च हुआ। जिजू ने लीडर से पूछा कि क्या उसका ग्रेविटी यूज करना ट्रबलसम था। हीरो ने कामली बोला कि सब मैनेजेबल था और जुनसंग को भी अप्रिशिएट किया। जुनसंग ने कहा कि प्लान ठीक ठाक था, क्योंकि उससे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसकी स्किल एक नेट जैसी शेप ले सकती है। चांग ह्योन ने कॉन्फिडेंटली बोला कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, क्योंकि एकेडमी स्टूडेंट्स को सीधा हेड ऑन फाइट में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। पूरा प्लान सिंपल था। हीरो को बेड बनाया गया ताकि एनिमीज ग्रेविटी वीडर के एरियल रेंज में आ जाएं। फिर टेलीपैथ ने उन्हें गिरने से रोका और बाकी टारगेट्स बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। चांग ह्योन ने सबको फोकस्ड रहने को बोला, क्योंकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ था और बाकी लोग उनका प्लान समझ चुके होंगे, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता था।
तभी सिस्टम के मैसेजेस से हीरो को पता चला कि लास्ट मेंबर ने पूरी टीम बी को अकेली ही एलिमिनेट कर दिया। इसके साथ ही विनर्स क्लियर हो गए, पहला टेलीपैथ, दूसरा ग्रेविटी वीडर और तीसरा टीम सी का लीडर यानी खुद जीनियस प्लेयर चांगह्योन। थोड़ी देर बाद वेटिंग रूम में हन और हेंगियल को डांट पड़ रही थी क्योंकि वो एक ही बंदे से हार गए थे, जबकि जो उन्हें डांट रहा था उसने पूरी टीम अकेले हैंडल कर ली थी। ये देख के जिजू भी उनकी पुअर परफॉर्मेंस पे हैरान था। हन फिर स्टैट्स का डिफरेंस और लॉस के एक्सक्यूजेस देने लगा, जिससे हीरो शॉक हो गया कि ये बंदा बोलता ही जा रहा है। स्वॉर्ड प्रोडिजी ने माफी मांगी, बोलते हुए कि दुश्मन की एबिलिटीज जानते हुए उसे बेटर परफॉर्म करना चाहिए था। चांगह्योन ने उसे टोक दिया क्योंकि वो हर बार सबका ब्लेम खुद पे ले लेता है और हीरो को लगा कि वो खुद को काफी अंडरएस्टिमेट करता है। तभी हीरो के टीममेट्स आए और सिंसियरली अपनी पास्ट बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगी, जिससे चांगह्योन जेन्युइनली शॉक हो गया। एम्बैरेस्ड जुनसंग वहां से भाग गया, जो हीरो को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसने बुली का एक सॉफ्ट साइड देख लिया था। उधर अराजो हीरो की इतनी ईजी विक्ट्री देख के हैरान रह गई। बाकी दोनों जजेस डिस्कस करने लगे कि कैसे उसने सिर्फ टैक्टिक्स के दम पे इतनी स्ट्रांग टीम को हरा दिया, टेस्ट प्लानिंग एबिलिटीज के लिए बना ही नहीं था। इसलिए अराजो और भी ज्यादा स्टंड हो गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना खुद में ही कितना मुश्किल काम रहा होगा। सबके पावर्स जानते हुए भी प्लान काफी सॉलिड था और ये देखकर लग रहा था कि जो लोग उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उनको भी मानना पड़ रहा था कि टीम लीड करना हीरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कमेंटेटर ने राउंड 1 के एंड का अनाउंसमेंट किया और बोला कि टीम सी को 5 पॉइंट्स मिले हैं उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद उसने टीम सी को स्टेज पे बुलाया और कंफर्म किया कि प्रॉमिस के मुताबिक उन सबको माना फ्लो स्टोन दिया जाएगा। ये सुन के चांगह्योन काफी रिलीव्ड हो गया क्योंकि ये आइटम उसकी फुल ब्लूम स्किल को और ज्यादा पावरफुल बना सकता था। कमेंटेटर ने एक्सप्लेन किया कि ये स्टोन्स उनकी माना को एनहांस करेंगे और उन्हें कोरिया ही नहीं पूरी दुनिया के टॉप तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। फिर उसने एक और ट्विस्ट बताया, क्वालिफायर्स में जो लूजर्स होंगे उन्हें नॉकआउट राउंड खेलना पड़ेगा, जहां जजेस उनके परफॉर्मेंस के बेस पे सीधा बाहर कर देंगे। ये अपडेट सुनके चांगह्योन शॉक हो गया क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं लग रहा था। जब उसने एलिमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखी तो उसका दिमाग हिल गया। उसका एक दोस्त भी उस लिस्ट में था। आगे बताया गया कि इस सिक्योर एरिया गेम मोड में कंटेस्टेंट्स को 2-2 की टीम बनानी होगी। गेम का गोल था एक डेजिग्नेटेड जोन को 60 सेकेंड्स तक कंट्रोल में रखना, लेकिन जीतने का यही एक तरीका नहीं था। जो टीम सबसे ज्यादा लोगों को एलिमिनेट करेगी वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। फिर बोला गया कि जो लोग हारेंगे उन्हें विनर्स में से किसी को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि विनर्स को कोई रिस्क नहीं होगा और पार्टिसिपेंट काउंट बैलेंस में रहेगा। इसके साथ ही अनाउंस हुआ कि नॉकआउट राउंड अगले दिन होगा। वेटिंग रूम में चांगह्योन ने देखा कि उसका अंदाजा सही निकला। 2 सबसे स्ट्रांग हंटर्स ने अलायंस बना लिया था ताकि जीत पक्की हो जाए। उधर उसके दोस्त किसी प्रॉपर टीममेट को ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे थे। चांगह्योन के हिसाब से टैलेंटेड डोजुन किम में स्किल तो थी, पर नॉकआउट राउंड जीतने के लिए एक्सपीरियंस कम था। तभी एक ब्लॉन्ड बंदा हीरो को देख के सीधा उसकी तरफ भागा, जिससे चांगह्योन कंफ्यूज्ड हो गया। डोजुन किम ने ऑलमोस्ट भीख मांगनी शुरू कर दी, बोलता रहा कि उसे अपना पार्टनर बना लो, लेकिन चांगह्योन ने तुरंत मना कर दिया। इस पर डोजुन और ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, बोला कि जब हीरो ने उसे रेपियर चलाना सिखाया था तब प्रैक्टिकली वो उसका ट्यूटर बन गया था, इसलिए अब उसे ऐसे अबैंडन नहीं कर सकता। ये लॉजिक सुनके चांगह्योन थोड़ा स्टंड हो गया। डोजुन के पपी आइज को इग्नोर करना मुश्किल हो गया और एंड में हीरो ने मान लिया, सोच के कि वैसे भी उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है। डोजुन तो खुशी से पागल हो गया। हीरो खुद भी अपना नया रिवॉर्ड टेस्ट करना चाहता था। उसने क्लियर बोल दिया कि पार्टनर को उसकी बात माननी होगी और ये लास्ट टाइम होगा जब वो उसकी हेल्प करेगा। ऐसे ही एक चीयरफुल स्वॉर्ड्समैन और एक एनॉयड गनर नॉकआउट राउंड के लिए टीम बन गए। उस रात चांगह्योन फाइनली माना फ्लो स्टोन यूज करने के लिए रेडी हुआ। ये आइटम या तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके बॉडी की माना बढ़ा सकता था या फिर सीधा कंज्यूम करके किसी स्किल का रैंक रिफाइन किया जा सकता था। चांगह्योन खुश था ये देखकर कि स्टोन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे उसकी पिछली लाइफ में करता था। उसने बिना सोचे समझे स्टोन को मुंह में डाला और निगल लिया। तुरंत ही ऑल सीइंग आई का मेजर अपग्रेड हो गया। आर्केन ट्रांसम्यूटेशन भी इंप्रूव हुई और फुल ब्लूम रैंक डी जोड़ तक पहुंच गया, जिससे उसके पर्क्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। फुल ब्लूम से मिले दोनों टैलेंट्स भी अपग्रेड हो गए। चांगह्योन को देख के मजा आ गया कि उसके स्टैट्स बूस्ट हो चुके हैं और मेन स्किल्स प्रमोट हो गई हैं। ये जानकर और रिलीफ मिला कि उसके टैलेंट्स भी सबलाइम हो चुके हैं। उसने सोचा कि अब शायद उसका आर्टिफैक्ट का कॉपी ओरिजिनल के लेवल तक पहुंच सकता है। इस सबसे सेटिस्फाइड होकर चांगह्योन सोने चला गया, क्योंकि अगला दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था। वो अच्छे से जानता था कि कल का दिन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। तालियों की आवाज गूंजी और पर्दा उठा। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट की, एक ऐसी टीम के पोस्ट अवेकनर के रूप में जो रूइन के एज पे थी, जिसमें उसने ज्वाइन किया था। तभी कोच जुंग किम ने आगे बढ़कर एक ऑफर देने का फैसला किया। हीरो ने अपनी जर्नी की शुरुआत टीम ज्वाइन करके की।
डील ये थी कि लीग के रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचने के लिए उसे अपना फुल ब्लूम एक्टिवेट करना पड़ेगा। शुरू में चांगह्योन थोड़ा डाउटफुल था, क्योंकि वो चाहता था कि स्किल थोड़ी और नेचुरली इवॉल्व हो। कोच ने उसे कन्विंस करने के लिए एक स्मार्ट मूव खेला। उसने हीरो को टीम में तो ले लिया, पर यह कंडीशन रखी कि जब तक वो खुद प्रेशर फील ना करे तब तक किसी ऐसे मैच में नहीं उतरेगा जो फुल ब्लूम को फोर्सफुली एक्टिवेट करे। आखिरकार जब चांगह्योन और कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने फुल ब्लूम अवेकन कर लिया। ये देख के कोच काफी खुश हो गया। फुल ब्लूम एक्टिवेट होते ही हीरो ने एक सॉलिड विन स्ट्रीक स्टार्ट कर दी और काफी जल्दी वो फेमस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्किल बहुत जल्दी एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट का एज कम हो गया। तभी चांगह्योन अचानक उठ गया, पसीने में सांस पकड़ने की कोशिश करता हुआ, क्योंकि ये सब एक स्पेक्टेकुलर नाइटमेयर था। ये वही फ्यूचर था जिससे वो डेस्परेटली बचना चाहता था। अब सिचुएशन उसकी पहली लाइफ जैसी नहीं थी। उसका फुल ब्लूम अभी डॉर्मेंट था और उसके पास सब कुछ था ताकि वो एक स्ट्रांग और सेफ स्टार्ट ले सके। चांगह्योन को पता था कि उसका रास्ता अभी काफी लंबा है। इस वक्त वो सिर्फ अपनी जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट रूकीज को ही हरा सकता था। वो चाहता था कि फुल ब्लूम पहले रैंक्स क्लाइम करे, फिर अवेकन हो, ताकि वो उस पीक तक पहुंच सके जो उसने पहले कभी अचीव नहीं की थी। इसलिए वो खुश था कि पास्ट अब पीछे छूट चुका था। उसी दिन बाद में वेटिंग रूम में किसी ने ब्लॉन्ड बंदे से पूछा कि क्या वो रेडी है। डोजुन किम ने चांगह्योन को कंफर्म किया कि वो और उसकी गेम स्ट्रैटेजी बिल्कुल रेडी हैं। ये सुनकर हीरो ने सोचा कि शायद इस बंदे के पास कोई सॉलिड प्लान होगा, लेकिन जब डोजुन ने बताया कि उसका प्लान बस इतना है कि वो हीरो के ऑर्डर्स फॉलो करेगा, तो चांगह्योन थोड़ा बैफल्ड हो गया। उसे लगा था कि उसने अपने दोस्त को थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट समझ लिया था। जैसे ही ऑडियंस गैदर हुई, बाकी क्वालिफाइड कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए नॉकआउट राउंड शुरू होने वाला था। मैच स्टार्ट होते ही हीरो टेलीपोर्ट हुआ। डंजन एक अर्बन मैप था, जहां कैपिटल जोन एक बहुत ऊंचा स्काईस्क्रैपर था, पूरे मैप का हाईएस्ट पॉइंट। चांगह्योन अपने एलाई के साथ स्पॉन हुआ और समझ गया कि ये नॉर्मल अर्बन मैप ही है। डोजुन किम ने पूछा कि क्या कोई स्ट्रैटेजी है। हीरो ने बोला कि वो किल पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उनका प्लान था सीधा सिक्योर जोन को सबसे पहले ऑक्यूपाई करना। ये प्लान ब्लॉन्ड बंदे को सुन के शॉक लगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पूरा लॉबी उनके अगेंस्ट था, स्पेशली हेंगेल और ह्यू की टीम। चांगह्योन ने सीधा बोल दिया कि अगर उसे उसका तरीका पसंद नहीं है तो वो गिव अप कर सकता है, लेकिन डोजुन ने बस इतना बोला कि प्लान एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हीरो ने मना कर दिया, क्योंकि कूलडाउन खत्म होने वाला था। उसने बोला कि सिर्फ 10 सेकेंड्स बचे हैं और उन्हें तुरंत सिक्योर जोन की तरफ रश करना होगा। इसके साथ ही चांगह्योन ने एयर एंकर फेंका और सिटी के बीच तेजी से मूव करने लगा। उसका एलाई मुश्किल से उसके साथ पेस बना पा रहा था। मूव करते हुए चांगह्योन सोच रहा था कि एरियल गैजेट्स चूज करने में वो सच में बेस्ट है। उसने सिक्योर जोन के पास एक ऐसी पोजीशन लेने का डिसीजन लिया जहां से वो अपने राइवल्स को आने से रोक सके। सिटी के एक दूसरे हिस्से में ह्यू हीरो के बारे में सोच रही थी। उसकी टैक्टिक्स की वजह से उसे पूरी टीम के खिलाफ अकेले फाइट करनी पड़ी थी, और इसीलिए अब उसे नॉकआउट राउंड खेलना पड़ रहा था। जब उससे पूछा गया कि वो क्या सोच रही है, तो उसने कहा कि वो इस बात से परेशान है कि उसका टीममेट कितनी आसानी से प्रोटैगनिस्ट से हार गया। इस बात से स्वॉर्ड प्रोडिजी को काफी गिल्ट फील हो रहा था। ये देखकर लड़की ने उसे संभालने को कहा और क्लियर बोल दिया कि वो एक और फेलियर टॉलरेट नहीं करेगी।